अ, हम डिस्कस करते करेंगे आज अफगानिस्तान इशू को। वी विल डिस्कस अफगानिस्तान इशू एंड दैट इशू इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। इसको अंडरस्टैंड करना दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम मुर्तजा नईम। My actual name is Murtaza, okay? Ghulam Murtaza. So already I was GM, but now I am Murtaza. कल से मैं GM हो जाऊंगा दोबारा, ठीक है? So अफगानिस्तान इशू, ओके? अफगानिस्तान इशू को हम चार हिस्सों में डिवाइड करेंगे, चार पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 2 दिन हमारे लेक्चर चलेंगे अफगानिस्तान इशू के ऊपर। एक आज है, पार्ट 1 है, और कल करेंगे हम पार्ट 2 करेंगे। तो अफगानिस्तान इशू से रिलेटेड चार मेन डायमेंशंस हैं। देयर आर 4 मेन डायमेंशंस व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस, and these include, initially we will discuss USA defeat and Taliban's triumph या तालिबान विक्ट्री। एक ये जो डिबेट की जाती है कि जो अमेरिका है उसको डिफीट हुई है, तालिबानों ने जीता है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे कि क्या आर्ग्यूमेंट है। एक आर्ग्यूमेंट एग्जिस्ट करता है कि दिस इज अ सेटल्ड डील बिटवीन तालिबान एंड अफगानिस्तान, एंड अदर आर्ग्यूमेंट एग्जिस्ट व्हिच बिलीव्स दैट जो अमेरिका है उसको डिफीट हुई है तालिबानों से। एक तीसरा आर्ग्यूमेंट है जो दोनों के बीच में खड़ा है, जो बिलीव करता है कि डिफीट हुई भी है, नहीं भी है। तो देयर आर 3 आर्ग्यूमेंट्स जिनको आज हम डिस्कस करेंगे और कॉजेज के हिसाब से देखेंगे कि तीनों आर्ग्यूमेंट्स क्या क्या अपने दलील पेश करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स पेश करते हैं, उनको सब्सटेंशिएट कैसे करते हैं। दूसरा जो डायमेंशन है इसको जो हम पढ़ेंगे दैट इज रिलेटेड टू तालिबान, जो फॉल ऑफ काबुल हुआ है या अफगानिस्तान के ऊपर जो तालिबानों की हुकूमत बनी है, व्हाट आर इट्स रीजनल, ग्लोबल एंड डोमेस्टिक इम्प्लीकेशंस। कि पाकिस्तान पे उसके इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, साउथ एशियन रीजन पे क्या हो सकते हैं, और ग्लोबली भी उसके इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं। दूसरी डायमेंशन ये है जिसको हम पढ़ेंगे और ये हम कल डिस्कस करेंगे। तीसरी डायमेंशन जो है इसी इशू की, दैट इज रिलेटेड विद तालिबान रिजीम। कि फर्ज करते हैं कि तालिबान रिजीम अभी वहां पे आ गया है, ठीक है? अगर हम ये मान लेते हैं कि तालिबान रिजीम वहां पे एग्जिस्ट हो गया, तो व्हाट आर द चैलेंजेस एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ तालिबान रिजीम दुनिया के ऊपर भी और पाकिस्तान के ऊपर भी। तो उनको कौन कौन से चैलेंजेस का सामना होगा, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। इंटरनल चैलेंजेस कौन से हैं, एक्सटर्नल चैलेंजेस कौन से हैं, लेजिटिमेसी का इशू कैसे है, डोमेस्टिक इश्यूज कैसे हैं, ये भी टॉपिक हम कल पढ़ेंगे। दीज 2 टॉपिक्स वी विल डिस्कस टुमारो। और जो फोर्थ डायमेंशन है दैट इज रिलेटेड टू कंपैरिजन ऑफ यूएसए विद यूएसएसआर विदड्रॉल। बिकॉज जो यूएसएसआर विदड्रॉल हुई 1989 के अंदर एंड जो यूएसए विदड्रॉल हुई 2021 के अंदर, व्हाट आर द सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज बिटवीन यूएसए विदड्रॉल एंड यूएसएसआर विदड्रॉल। तो वी विल डिस्कस दीज 2 टॉपिक्स टुडे। आज हम इन्हीं टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, यूएसए डिफीट इन तालिबान विक्ट्री, एंड वी विल मेक अ कंपैरिजन बिटवीन यूएसए विदड्रॉल एंड यूएसएसआर विदड्रॉल। तो ये आज हम 2 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे और ये 2 टॉपिक्स हमारे इसके जो पार्ट 2 है जो कल होगा इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है गाइज, यहाँ तक क्लैरिटी है? तो चूंकि हम पहले वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे तो ऑब्वियसली वी विल डिस्कस अबाउट यूएसए डिफीट इन तालिबान ट्रिम्फ और तालिबान विक्ट्री। इसको आज हम पढ़ेंगे। यहाँ तक गाइस चीजें क्लियर हैं आप लोगों की? मेरी वॉइस भी ठीक आ रही है, स्लाइड्स भी विजिबल हैं, सारी चीजें ओके हैं, कोई इशू तो नहीं है? ओके, ठीक है गाइस, गुड हो गया। सो यूएसए डिफीट इन तालिबान ट्रिम्फ, ओके। तो हम क्या पढ़ेंगे इसके अंदर? आज हम जो पढ़ेंगे, जो आउटलाइन, ब्रॉडर आउटलाइन है हमारी आज की डिस्कशन की, दैट इज कि इनिशियली आई विल डिस्कस अफगानिस्तान ज्योग्राफी, इट्स ब्रीफ बैकग्राउंड और द हिस्ट्री, कि ये मसले सारे हुए कैसे, ये ब्रीफ होगी बिल्कुल। एंड इफ यू वांट अ डिटेल्ड हिस्ट्री ऑन दैट पर्टिकुलर इशू, देन आई विल सेंड यू लिंक, जो मेरा ही लेक्चर है जिसमें मैंने डिटेल से बताई है माजी से लेकर अफगानिस्तान में क्या हुआ, ग्रेट गेम कैसे हुई, जाके अफगानिस्तान की डील तक, यानी कि विदड्रॉल से पहले की सारी हिस्ट्री मैंने वो लेक्चर डिलीवर किया हुआ है, वो मैं आपको भेज दूंगा, वो आपको वहां पे पता चल जाएगी। बट टुडे मैं आपको सिर्फ उसकी ब्रीफ आउटलाइन बताऊंगा हिस्ट्री, और हम अपने आज के टॉपिक पे आ जाएंगे जो करंट टॉपिक है, ओके।
इसी तरीके से व्हाट वर द यूएसए ऑब्जेक्टिव्स इन अफगानिस्तान। तो यूएसए के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे अफगानिस्तान में आने के, इसको हम क्रिटिकली देखेंगे आज। एक तो वो ऑब्जेक्टिव्स हैं विच आर डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द यूएसए, बट उसके पीछे कौन सी चीजें डायनामिक्स थी उनको हम देखेंगे। फिर हम पर्टिकुलर आ जाएंगे, जूम आउट कर लेंगे कॉजेज के ऊपर, और हम डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स देखेंगे विदड्रॉल के या अबाउट द यूएसए विदड्रॉल, बिकॉज देयर थ्री मेन आर्ग्यूमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं यूएसए की डिफीट और अमेरिका तालिबानों की विक्ट्री के ऊपर। हम उन तीन आर्ग्यूमेंट्स को देखेंगे, और लास्टली वी विल डिस्कस कंपैरिजन बिटवीन यूएसएसआर विदड्रॉल विद द यूएसए, ये दोनों में सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज क्या है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट करेंगे। ठीक है गाइस, तो ये हमारी आज की आउटलाइन है जिसको हम जो है वो पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, एंड आई होप यहां तक आपकी चीजें क्लियर होंगी कि हमने आज करना क्या है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग, और स्टार्टिंग हम करेंगे जनाब आपकी अफगानिस्तान की ज्योग्राफी से। अफगानिस्तान इज अ स्टेट विद इन द सेंट्रल एशिया, ओ सॉरी एशिया, एशिया कंटिनेंट के डिफरेंट देयर आर दी रीजन्स, जिसमें हम साउथ ईस्ट एशिया कहते हैं, ईस्ट एशिया कहते हैं, सेंट्रल एशिया कहते हैं, साउथ एशिया कहते हैं। तो अफगानिस्तान एक बड़ा अजीबो गरीब सा मुल्क है। सम पीपल बिलीव दैट अफगानिस्तान इज द पार्ट ऑफ साउथ एशिया, एंड अदर बिलीव दैट अफगानिस्तान इज द पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया। कुछ ये भी बिलीव करते हैं कि ये मिडिल ईस्ट का भी पार्ट है। तो अफगानिस्तान एक बड़ा अजीबो गरीब कंडीशन में ज्योग्राफिकली, बट आपने कहना ये है कि अफगानिस्तान एशियन स्टेट है, ओके। और दिस इज अ लैंडलॉक स्टेट। लैंडलॉक स्टेट वो होती है कि जिसके आसपास देयर आर नो वाटर्स, it is surrounded by different mountains or the plateaus, and there is no any water body within the territory of Afghanistan, so therefore we call it as a landlocked state, okay. And if you see the neighboring state in within the Afghanistan, तो आपको अफगानिस्तान की एक साइड पे पाकिस्तान मिलेगा, जिसके साथ अफगानिस्तान सबसे लेंथी बाउंड्री शेयर करता है, जिसको हम ड्यूरन लाइन कहते हैं। अफगानिस्तान की एक साइड पे चाइना है, एंड अदर साइड ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान का बॉर्डर भी लगता है, तुर्कमानिस्तान का बॉर्डर भी लगता है, ईरान का बॉर्डर भी लगता है। तो ईरान, पाकिस्तान, चाइना, ताजिकिस्तान, Uzbekistan and Turkmenistan. These are the states which are the neighbor of Afghanistan. Got it, guys? तो ये उसकी एक छोटी सी नॉर्मली आपको ज्योग्राफी है जो आपको पता होना चाहिए कि अफगानिस्तान कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, उसके आसपास की स्टेट कौन सी है। बिकॉज कल जब हम रीजनल इंप्लीकेशंस के ऊपर जाएंगे तो इसको और भी डिटेल से मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इस नक्शे की अहमियत बहुत ही ज्यादा होगी वहां पे। सो अगर हम अफगानिस्तान की एथनिक कंपोजिशन को देखें तो वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एथनिक कंपोजिशन के हिसाब से देखें तो ज्यादातर वहां के लोग जो हैं वो पश्तून्स हैं, पश्तून आर मेजॉरिटी इन अफगानिस्तान। दूसरे नंबर पे वहां पे ताजिक्स आते हैं, दीज आर दी ताजिक्स इन येलो। और फिर कुछ उज़्बेक्स भी हैं, ये आपको उज़्बेक्स मिल रहे हैं उज़्बेकिस्तान के साथ जो एरिया नजर आता है। इसमें कुछ हजारा भी हैं, और हजारा पर्टिकुलरली जो है वो सैंडविच हैं, वो बीच में आते हैं अफगानिस्तान के। बलोची भी हैं, कुछ बलोच रीजन्स जो हैं पाकिस्तान के साथ एग्जिस्ट करते हैं, वहां पे आते हैं। कुछ पंजाबी बहुत ही कम है, खैर हिंदियों का तो ये बिल्कुल साइड पे आ जाता है, इसको आप छोड़ दें। तो तीन बड़े इंपॉर्टेंट एथनिक वो हैं, एक जो है आपका पश्तून है, कुछ आपके ताजिक्स हैं, उज़्बेक्स हैं, हजारा हैं। ये चार मेन एथनिसिटीज हैं जो अफगानिस्तान में एग्जिस्ट करती हैं। मेजॉरिटी में पश्तून है, दूसरे नंबर पे ताजिक्स हैं, तीसरे नंबर पे, ठीक है, तीसरे नंबर पे जो है ये, ठीक है जी जी, ये बलोच ही हैं सैफुल्लाह, ये बलोच ही हैं, ठीक है। सो इसको हम कहते हैं, ये इसकी एथनिक कंपोजिशन है। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे आपको इसका डिस्कस होगी चीजें, ताकि आपको ये पहले क्लैरिटी होनी चाहिए कि पश्तून मेजॉरिटी में है, और दूसरे नंबर पे ताजिक्स हैं, तीसरे पे उज़्बेक्स हैं, चौथे पे हजारा हैं, ठीक है, और पांचवें पे कुछ बलोची पाई जाती है वहां पे। तो ये उसकी एथनिक कंपोजिशन थी। तो अभी जरा आ जाते हैं थोड़ा सा बैकग्राउंड के ऊपर, ताकि चीजें क्लियर हों और हम आगे चलें, अपने आर्गुमेंट को बिल्डअप करें। तो ब्रीफ हिस्ट्री या बैकग्राउंड के हिसाब से देखें तो मैं आपको 9/11 से इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरीके से 9/11 से पहले की जो डेवलपमेंट्स हैं वो आप देख लीजिएगा, मैं आपको जो लेक्चर भेजूंगा। सो 9/11 के अटैक्स आपको याद हैं, अलकायदा ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक्सेप्ट की, और अमेरिका ने अलकायदा पे इल्जाम भी लगाया। That by the same system के then USA started war on terror,
कि हम वॉर ऑन टेरर इस्तेमाल करेंगे, जहां पे भी ये अलकायदा के आउटफिट्स हैं, वी विल विदर अवे, वी विल न्यूट्रलाइज देम। देन America started an operation, a military operation, which was named as Operation Enduring Freedom, OEF, ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम। अफगानिस्तान के अंदर स्टार्ट किया, अमेरिका की सरपंची में हुआ और उसके एलाइज भी उसके अंदर शामिल थे। सिमिलरली आउटसाइड क्यों ये किया गया, उनका मकसद एक था कि भाई तालिबान को अफगानिस्तान से आउटसाइड करेंगे और वहां पे यूएसए बैक्ड एक गवर्नमेंट बनाई जाएगी। ये उसका ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम का मतलब था। ये सारी चीजें चलती रही, बुश ने ये किया सारा, फिर ओबामा आया, ओबामा के दूसरे टर्म में भी यही चीज रही। ओबामा जब हारा तो वेन 2017 के अंदर जब ट्रंप ने हुकूमतें संभाली, तो ट्रंप ने ये डिसाइड किया कि वी विल विदड्रॉ, हम यहाँ से विदड्रॉ करेंगे, हमें मजीद यहाँ पे नहीं रहना। एंड टू रिमेम्बर गाइस, मेरे पहले लेक्चर को याद करें, चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर को, बिकॉज मैंने पहले बताया कि अमेरिका से वो चीजें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अमेरिका हेजमनी का रोल जो प्ले कर रहा था, तो उसको बड़ा मसाइल पेश हो रहे थे, बिकॉज वो ज्यादा जगहों पे खुद को इंगेज कर चुका था, और चूंकि वो इंगेज कर चुका था तो उसके डोमेस्टिक हालात बड़े अजीबोगरीब बन रहे थे। तो ट्रंप ने जब ये डिसीजन लिया था कि हम अफगानिस्तान से निकलेंगे, उसका मेन रीजन यही था। उन्होंने कहा कि भाई हम दुनिया को संभालते संभालते, हेजुमनी का रोल प्ले करते करते हमारे कांधे थक गए हैं भाई, हम जवाब दे रहे हैं, हमें फोकस करना है अमेरिका के ऊपर, तो हम अमेरिका पे फोकस करेंगे। यहाँ पे जो हम बिलियन और ट्रिलियंस डॉलर खर्च कर रहे हैं, क्यों ना वो हम अमेरिका के ऊपर खर्च करें। तो वो चूंकि एक इंस्टीट्यूशनल बंदा नहीं था, वो नया बंदा आया था, वहां पे पॉपुलिस्ट लीडर था, उसके डिसीजंस बड़े रैपिड थे, बड़े जिसे कहें आप हाईलाइटिंग से थे, तो ना उसको कोई कंपैरिजन कर सका ना कुछ, ठीक है। यस, प्रीडेटर हेजमॉन टू सम एक्सटेंट, ठीक है नहीं। तो उसको कहते रहे, व्हाइट हाउस से, पेंटागन से उसको कहा गया, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से, कि आप ना निकलें। उसने किसी की नहीं सुनी, उसने कहा कि भाई मैंने निकलना है, क्योंकि उसको किसी से काम था ही नहीं, ठीक है। यस, वेरी गुड तूबा, ठीक है, इंपीरियल ओवर स्ट्रेचिंग का कॉन्सेप्ट ये आएगा आगे, ठीक है। तो वो उसने कहा कि भाई मैंने निकलना है, और उसने कहा कि वो निकल गया। उसने 2020 में एक पीस डील जो है वो कंक्लूड की, पीस डील कंक्लूड करके उसने पीस डील की ट्रंप दौर के अंदर। और देन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन केम इन 2021, और उसने उसी को एक अमली जामा बनाया, मटेरियलाइज किया उसी डील को। और 2021 यानी अगस्त 2021 के अंदर फॉल ऑफ काबुल हो गया, एंड तालिबान कंट्रोल्ड द कंप्लीट अफगानिस्तान। और आखिरी फौजी जो था अमेरिका का, वो अगस्त के दौर में यहां से चला गया, ठीक है। तो ये एक पूरा सीन था। अभी जब हम स्टार्ट करेंगे कि फॉल ऑफ काबुल हो चुका है, और फॉल ऑफ काबुल के रीजंस क्या थे, अमेरिका क्यों वहां पे अपनी जो वो ख्वाहिशात लेके आया था वो पूरे नहीं कर सका, व्हाई अमेरिका could not complete its objectives. So here question arises, what were the objectives of America when she started ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम? तो वो कौन से मोहरकात थे, वो कौन से ऑब्जेक्टिव्स थे, उसको जरा पढ़ते हैं। ये थोड़ा बैकग्राउंड था, ये आपको क्लियर होना चाहिए। हम फॉल ऑफ अफगानिस्तान तक पहुंचे, फॉल ऑफ काबुल तक पहुंच सके अगस्त 2021 के अंदर। अभी हम वहां से आगे डिबेट कर रहे हैं कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों भाई क्यों हुआ ऐसा। तो उसको समझने से पहले ये है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या थे बेसिकली जब अमेरिका यहाँ पे इंटर हुआ था। तो अमेरिकन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे जनाब? अमेरिका के ऑब्जेक्टिव्स हमें ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम में नजर आते हैं। ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम अक्टूबर 7 2021 के अंदर हुआ, ठीक है। नहीं अली, दोहा डील जो है वो पुरानी हो चुकी है। मैं बता रहा हूँ, जो मैं अपना लेक्चर भेजूंगा उसमें दोहा डील को मैंने डिटेल से बताया हुआ है। यानी कि आप डील से पहले की सारी डेवलपमेंट्स आप उस लेक्चर में आपको मिल जाएंगे, अगर आप इंटरेस्टेड हैं। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो करंट सिनेरियो को पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये मैं थोड़ा बेस बना रहा हूँ आपका। सो ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम हुआ, उसके गोल्स क्या थे? नंबर 1 गोल था कि भी डिस्ट्रॉय अल कायदा, रिमूव तालिबान ग्रुप जो वहां पे हुकूमत कर रहा था, और अफगान लोगों को हम एड देंगे, उनको हम हेल्प आउट करेंगे। और इसी तरीके से भी टेक्टिक्स कौन से इस्तेमाल किए जाएंगे अफगानिस्तानों को, तालिबानों को साइड पे करने के लिए? उन्होंने कहा कि भाई हम नदरन अलायंस के साथ शामिल हो जाएंगे। नदरन अलायंस वहां पे एक अलायंस था जो कि तालिबानों का मुखालिफ एक अलायंस था, हम उसको अपने साथ लेंगे। और हम एयर स्ट्राइक्स भी करेंगे, हम यूएसए की स्पेशल फोर्सेस को भी ऑन ग्राउंड भेजेंगे, और तालिबानों को साइड पे करेंगे ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम के अंदर, ठीक है। तो इसी तरीके से नवंबर के अंदर क्या हुआ, अक्टूबर में स्टार्ट होता है ऑपरेशन, नवंबर के अंदर बहुत ही बड़ा जो है वो सक्सेस और कामयाबी होती है।
अमेरिका को, बिकॉज अमेरिका उस टाइम पे बड़े जोश और खरोश के साथ वहां पे जो है उतरा था। और मैं बताता हूँ कि तालिबान साइड पे हो गए थे, और क्यों हो गए थे ये हम आगे पढ़ते हैं। और यूएसए ने तकरीबन जो है कंट्रोल कर लिया, और तकरीबन यूएसए जो तालिबान थे वो तकरीबन रिट्रीट कर गए, छोड़ गए, उसके साथ लड़े ही नहीं, वो चले गए। और यही रीजन है कि अफगानिस्तान के इनिशियल ईयर्स के अंदर उनको बहुत बड़ी अमेरिका को कामयाबियां हुई, और इन्होंने उनके लोग भी मारे, उनको मारा भी सही, और उनको रिट्रीट करने पर भी मजबूर कर दिया। अभी क्यों किया था उसको मैं पढ़ाता हूँ आगे। और दिसंबर 22 के अंदर इंस्टॉल इंटीरियम गवर्नमेंट, उन्होंने एक इंटीरियम गवर्नमेंट भी वहां पे दे दी। हामिद करजई को जो है उन्होंने वो कर दिया, और जो है एक नई हुकूमत बनी। तो उन्होंने अपनी एक पपेट गवर्नमेंट भी वहां पे सेट कर दी। ये तो वो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आपको नजर आते हैं, जो अमेरिका ने एग्जैक्टली वहां पे पेश किए दुनिया को दिखाने के लिए। बहरहाल इसको हम क्रिटिकली भी देखते हैं कि क्रिटिकली इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। ये वो मकसद थे जो वो लेके आया था, वी विल स्प्रेड लिबरल डेमोक्रेसी। ठीक है, ओके ओके डॉक्टर, मैं आपको कर देता हूँ, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है, मैं कर देता हूँ। तो क्या है ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम। ठीक है, ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम वाज इनिशिएटेड बाय अमेरिका इन अफगानिस्तान सून आफ्टर 9/11 अटैक्स। और वो 7 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ था 2021 को। उसका गोल क्या था? उसका गोल ये था ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम का, कि हम अलकायदा को डिस्ट्रॉय करेंगे जो कि अफगानिस्तान में बैठी हुई थी। हम तालिबान के रिजीम को रिमूव करेंगे, क्योंकि वहां पे हुकूमत उस टाइम पे तालिबानों की थी। उन्होंने कहा हम इसको भगाएंगे। हम अफगानी पीपल्स को एड प्रोवाइड करेंगे ताकि वो हमारी हेल्प आउट करें, वो हमारे साथ हो जाएं। हम उनके लिए एक मसीहा बन के आएंगे। तो उस ऑपरेशन को स्टार्ट करने के लिए टैक्टिक्स कौन सी इस्तेमाल की अमेरिका ने? वो टैक्टिक इस्तेमाल की कि वो नदरन अलायंस के साथ मिल गए। और नदरन अलायंस क्या था इसको भी हम पढ़ते हैं। नदरन अलायंस तालिबानों के मुखालिफ में एक अलायंस था वहां पे अफगानिस्तान के अंदर ही, जो तालिबानों को नहीं मानता था वहां पे। तो उनके साथ ये मिल गए अमेरिकन, और तालिबानों के खिलाफ लड़ना शुरू हो गए। इन्होंने उनके ऊपर एयर स्ट्राइक्स भी किए, जिनको हम कहते हैं ड्रोन अटैक्स भी किए। उन्होंने अपनी स्पेशल फोर्सेस को भी वहां पे भेजा ताकि तालिबानों के खिलाफ लड़ा जाए। तो नवंबर के अंदर तकरीबन मेजर सिटीज जो थे अफगानिस्तान के, वो अमेरिका हासिल कर चुका था, और तालिबान वहां से रिट्रीट कर चुके थे। और दिसंबर के अंदर उसने आके अपनी गवर्नमेंट भी वहां पे सेटिंग की। तो अभी मेजर दिसंबर तक, दिसंबर 2021 तक, 2001 तक, 2001 तक सारे जो मेजर सिटीज थे, हुकूमत भी अमेरिका की, सिटीज भी सारे वहीं पे बन चुके थे। ठीक है, अभी क्लियर है डॉक्टर आपको? इज इट क्लियर? ओके, देन यहाँ से फिर क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे कि भाई हम लिबरल डेमोक्रेसी को स्प्रेड ओवर करेंगे। वही जो अमेरिका का कीड़ा था जो माजी से आ रहा था उसके अंदर, वो कीड़ा क्या था कि हम लिबरल डेमोक्रेसी को फैलाएंगे, बिकॉज वी आर हेजमॉन, वी हैव गिवन अ लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर, जो हमने बहुत बहुत डिटेल से डिस्कस किया है। हम उसके बेस पे दुनिया को अपनी ऑर्डर की तरफ लेके जाएंगे। तो क्या था, अभी क्या करेंगे लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर? हम वहां पे इलेक्शंस करवाएंगे अफगानिस्तान में, जो कि तालिबानों के दौर में नहीं होती थी। इसी तरीके से हम फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करेंगे अमेरिकन को और तालिबानों को, अफगानिस्तान को, क्योंकि तालिबानों के उन रिजीम के अंदर ये चीजें नहीं होती थी, और वाकई नहीं होती थी। वो जो रिजीम था तालिबानों का, वो बहुत ही एक ब्रूटल सा रिजीम था वहां पे। हम ये देंगे वहां पे, हम फ्रीडम ऑफ स्पीच देंगे लोगों को, अफगानी जो है वहां पे, जो तालिबान उस टाइम पे नहीं प्रोवाइड कर रहे थे। हम सोसाइटी में पीस क्रिएट करेंगे, जो कि वहां पे लड़ाइयाँ हो रही थी। हम नेशन बिल्डिंग का काम करेंगे, हम स्टेट बिल्डिंग का काम करेंगे। यानी हम इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक करेंगे, और लोगों को एजुकेशन, हेल्थ, इनकी फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी के जो वहाँ के अफगानीज हैं वो तालिबानों के अंडर सेवेजेस की लाइफ गुजार रहे हैं। हम इन सेवेजेस को खत्म करेंगे, हम उनको सिविलाइज्ड करेंगे आके हम। जैसे हम व्हाइट मैन बर्डन का कंसेप्ट भी देते हैं कि हम ही अजीम है, बाकी सारे ऐसे हैं। ठीक है तो इसीलिए अगेन ये चीज क्या थी, मैं वही तभी मैं बताता, वर्ल्ड ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो अपनी हेजमनी को मेंटेन करना चाहता था। शायद उस जगह पे ये हुआ था कि 9/11 के अटैक्स, अमेरिका ताजा ताजा हेजमॉन बना था, उसके ऊपर 9/11 के अटैक्स हो गए, उनकी तो इज्जत और उसका आबरू का मसला बन गया था। उनके लिए जरूरी था कि वो तालिबानों को उसी टाइम पे सनब कर दे, ठीक है, ताकि ऐसे इवेंट्स आगे कभी ना हो पाए। और ये उनकी हेजमनी, उनकी प्रेस्टीज का मसला था, और इस वजह से उन्होंने इस चीज को किया। अच्छा, ये तो वो डेफिनेशन है जो जो हमें एक एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया जाता है कि अमेरिका इसलिए यहाँ पे आया था, ये सारे इश्यूज थे वहां पे,
ये एक जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू है। अभी हम दूसरी पॉइंट ऑफ व्यू पे आपको लेके चलता हूं, जो कि बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है। और वो पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? वो पॉइंट ऑफ व्यू है ये क्रिटिकल व्यूज ऑन अमेरिकन इन्वेजन। क्यों अमेरिका में अफगानिस्तान में अमेरिका आया था, इसको हम देखते हैं, ठीक है। आते हैं मोहम्मद सैफुल्लाह आते हैं इसी के ऊपर, ठीक है। वेट करें, ठीक है। सो इट केम इन अफगानिस्तान। व्हाई इट केम इन अफगानिस्तान, इसकी और भी इंटरप्रिटेशंस है। द नंबर वन इज टू एनसर्कल चाइना, राइजिंग चाइना। Do you remember my first lecture, changing world order, changing paradigm? If you want to become a hegemon, do remember Monroe Doctrine. Because if you want to become a hegemon, then you have to become a hegemon from your region. And if you want to contain any state to become a hegemon, then you have to contain it in the region. And America was doing this. मैंने आपको पिछले लेक्चर में ऑकस की बात बताई, क्वाड की बात बताई, ये सारी चीजें अमेरिका इसी वजह से कर रहा था। तो अमेरिका रीजनली कैसे कंटेन कर सकता था, उसको एक एक्सप्लेनेशन दी जाती है कि चाइना उस टाइम पे राइज कर रहा था, इन्होंने कहा कि उसको वहीं पे रोक दिया जाए, हम वहां पे उनके ऊपर आई रखेंगे, काउंटर करेंगे। एक ये दिया जाता, इसलिए अमेरिका वहां पे आया। ये तो एक बहाना था कहते हैं, ठीक है। आने का तो बहाना था, आपसे मिलना था। देन टू कीप आई ऑन पाकिस्तान एंड इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। दूसरा ये भी है कि वो इसलिए भी अफगानिस्तान के साथ आके बैठा बिकॉज उसने पाकिस्तान के ऊपर एक आई भी रखनी थी कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर प्रोग्राम था, और अमेरिका पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का मुखालिफ भी हमेशा रहा है, प्लस अमेरिका ने अपोज भी किया और अमेरिका ने इसको दिली तौर पर एक्सेप्ट भी नहीं किया है। अमेरिका ये बिलीव करता है, उनका परसेप्शन ये है कि जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो अनसेफ हैंड्स में है, वो सेफ हैंड्स में नहीं है। तो इसलिए वो पाकिस्तान के ऊपर चेक भी रखना चाहता था अफगानिस्तान में बैठ के। इसी तरीके से थर्ड एग्जाम्पल टू कंटेन ईरान। ईरान भी वहां पे न्यूक्लियर प्रोग्राम की कोशिश कर रहा था, इन्होंने कहा कि हम भी वहां पे बैठेंगे, ठीक है। ठीक है, वहां पे यहाँ पे फोकस करें, आप लेक्चर पे फोकस करें, ठीक है। आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू कंटेन ईरान मींस टू डिटर फ्रॉम न्यूक्लियर प्रोग्राम, कि उसको न्यूक्लियर प्रोग्राम पे भी नजर रखी जा सके। आपने देखा नहीं है, वो ये चीज उसने पूरी की है। अभी वहां पे कासिम सुलेमानी को क्यों मारा गया था वहां पे, इसी सिचुएशन के अंदर उनकी, यानी उनकी इंटेलिजेंस इतनी तेज हुई वहां पे, ईरान के अंदर वो कामयाब हो गया है इंक्लूड करने के अंदर, तो ईरान के ऊपर भी आंख रखी जा सके। देन एक और एक्सप्लेनेशन ये भी थी कि फॉर इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, बिकॉज अफगानिस्तान के अंदर, यस, अफगानिस्तान के अंदर बहुत ही ज्यादा आप कहें मिनरल्स थे, नेचर रिसोर्सेज थे, उनको भी एक्सप्लॉइट किया जा सके, और वो करता रहा है, एक ये भी थी। एंड देन एक अनपॉपुलर डिसीजन ये भी आता है जिसको कंस्पिरेसी थ्योरी के नाम पे नाम दिया जाता है, जैसे सैफुल्लाह बता रहा था, दैट वाज क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। अब इसकी इंटरप्रिटेशन क्या आती है, अनपॉपुलर डिसीजन है, इसकी इंटरप्रिटेशन ये आती है कि अमेरिका ने शायद ये समझा था कि अगर अमेरिका की हेजमनी मेंटेन करने के बाद अमेरिका को कोई स्टेट टफ टाइम दे सकती है तो दैट कुड बी अफगानिस्तान। बिकॉज अफगानिस्तान के अंदर जो उस टाइम पे तालिबानों का रिजीम था वो बहुत ही रिजिड भी था, वो इकोनॉमिकली प्रोस्पेरस भी था, और वो अपीलिंग भी था, वो बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज्ड भी था, और उनमें एक कैपेसिटी भी थी दुनिया को लीड करने की। इन अ सेंस, यस, असबिया, वेरी गुड सैफुल्लाह, ठीक है। असबिया का उनके अंदर एलिमेंट था कि उनमें यूनिटी थी, उनमें जो थी वो सॉलिडेरिटी का कॉन्सेप्ट था। तो अमेरिकन शायद इस वजह से भी खतरा थे कि कहीं ये लोग उठे ना। याद है आपको, जैसे हमने पढ़ा है मंगोल्स जैसे उठे थे, बिकॉज दे वर आल्सो ट्राइबल्स, उन्होंने भी दुनिया को फतह कर लिया था। उन्होंने कहा कि ये भी, इनकी नेचर भी इस तरीके का कि कहीं ये कल को ना उठ पाए। ऑल्दो दिस इज एन अनपॉपुलर डिसीजन, अनपॉपुलर ओपिनियन, बट ये भी ओपिनियन एग्जिस्ट करता है कि ये भी एक रीजन था अमेरिका का आने के लिए जो है यहाँ पे अफगानिस्तान के अंदर। तो ये वो ऑब्जेक्टिव्स थे जो ऑब्जेक्टिव्स अमेरिका के थे, और कुछ ऑब्जेक्टिव्स वो हैं जिनको हमने क्रिटिकली देखा है। तो ये सारी चीजें आगे प्रूव होंगी कि क्या वाकई ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था, ठीक है। ओके जी, टक्स भी ऐसे थे, आप अर्थगुल देख रहे हैं, ये सारे नोमैड्स होके आगे उठे थे, बिल्कुल सही है। सो यहाँ तक अगर आपको चीजें क्लियर हैं तो जरा हम आगे चलते हैं। इज इट क्लियर गाइस? आपको क्लैरिटी हुई अफगानिस्तान की ज्योग्राफी, उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड, और अमेरिका का इंडिविजुअल जो ऑपरेशन था उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, अमेरिका के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, और क्रिटिकली वाकई उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? इज इट क्लियर? शुड वी मूव? जल्दी से बताएं, शाबाश मुझे। ओके, गुड हो गया भाई, वेरी गुड, ठीक है। ओके, सो चलें जी, अभी जरा चलते हैं कि जो कॉजेज ऑफ यूएस विथड्रॉल
या यूएस डिफीट, यूएसए को डिफीट क्यों हुई अफगानिस्तान के अंदर, उसने विदड्रॉ क्यों किया अफगानिस्तान के अंदर, इसके लिए हमारे पास 3 आर्ग्यूमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं गाइस, 3 आर्ग्यूमेंट्स। और कौन से आर्ग्यूमेंट्स हैं 3? एक आर्ग्यूमेंट है यूएसए की डिफीट, वो स्कूल ऑफ थॉट है जो बिलीव करता है कि वाकई ही यूएसए को डिफीट हुई है, ठीक है, उनको डिफीट हुई है, और वो मिलिटरली भी, इकोनॉमिक मिलिटरली भी, पॉलिटिकली भी, दोनों डिफीट हुई है। वो इस काबिल ही नहीं रहा था कि तालिबानों के साथ मुकाबला कर सके। एक ये स्कूल ऑफ थॉट पाया जाता है, और जो मेजॉरिटी स्कूल ऑफ थॉट है वो इसी आर्गुमेंट पे यकीन करती है। दूसरा जो आर्गुमेंट है इस विदड्रॉ के ऊपर, वो है जनाब आपका यूएसए स्ट्रेटेजिक प्लान और इट द क्लैंडस्टाइन डील विद द तालिबान। एक वो आर्गुमेंट है जो कहता है नहीं, दिस इज द आउटकम ऑफ अ सेटल्ड डील। ये तालिबानों और यूएसए में पहले डील थी, और अमेरिका अगर डील नहीं भी थी, अगर अमेरिका गया भी है वहां से, तो उसके स्ट्रेटेजिक प्लान हैं पीछे, वो ह्यूमिलिएट होके नहीं गया, वो जानबूझ के स्ट्रेटेजिकली डिसाइड करके यहां से निकला है। एक आर्ग्यूमेंट वो भी है, ये भी एग्जिस्ट करता है, जो अपोजिट है उसके। और तीसरा आर्ग्यूमेंट है जो दोनों के मिड में खड़ा हुआ है, जो बिलीव करते हैं कि अमेरिका को मिलिटरली डिफीट हुई है, बट अमेरिका को पॉलिटिकली जो डिफीट है वो नहीं हुई। यानी मिलिटरली अमेरिका ह्यूमिलिएट हुआ है, बट पॉलिटिकली अमेरिका ये जंग जीत गया है, और ये फ्यूचर के लिए कोई चीज बचा के गया है, ठीक है। यस, कैमोफ्लेज डिफीट इनटू पॉलिटिकल सेटलमेंट या पॉलिटिकल एग्रीमेंट, ठीक है। ये 3 आर्ग्यूमेंट्स हैं। अभी हम 3 आर्ग्यूमेंट्स को डिस्कस करते हैं कि इनके बिलीव्स क्या हैं और क्या चीजें मानते हैं, ठीक है गाइस। तो जरा इसको एनालिसिस करते हैं वन बाय वन करके। पहले चलते हैं हम जरा कॉजेज ऑफ यूएसए विद रील, यानी यूएसए एज अ डिफीट, कि यूएसए को डिफीट हुई है, वो स्कूल ऑफ थॉट। और वो क्या रीजंस देते हैं कि वाकई यूएसए को जो है डील हुई है, डिफीट हुई है, मिलिटरली भी, पॉलिटिकली भी, इकोनॉमिकली। उसका जो हेजमॉन का एक कंसेप्ट था वो शेटर्ड होकर रह गया है, और ये उसकी हेजमनी के ताबूत में आखिरी कील था। जो लोग बिलीव करते हैं वो क्या कहते हैं कि वाई अमेरिका वाज अनएबल टू कनकर अफगानिस्तान और कंट्रोल अफगानिस्तान, क्या रीजन थे उसके। तो उनके लिए वो 5 आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, 5 रीजंस देते हैं। नंबर 1 कहते हैं there were political reasons. Number 2, there were military reasons. Number 3, there were psychological reasons or the social reasons. Number 4, there was a corruption, important factor. और नंबर 5 कुछ मिसलिनियस से जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो भी इसके अंदर आते हैं, ठीक है गाइस। तो ये 5 आर्ग्यूमेंट्स हैं जो एक स्कूल ऑफ थॉट देता है, जो कि बिलीव करता है कि इसको जो है वो डिफीट हुई है। अब इनको एक एक करके चलते हैं कि ये पॉलिटिकली डिफीट कैसे थी। नंबर 1, पॉलिटिकल डिफीट। इसको बड़े गौर से सुनना है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीजें मैंने आपको रिसोर्सेज यहाँ पे देखी हैं, ऐसा एनालिसिस आपको बहुत कम मिलेगा, एंड आई एम श्योर ऐसा कम ही होगा। पॉलिटिकल कॉजेज के ऊपर जब हम चाहते हैं, तो ये लोग, ये स्कूल ऑफ थॉट क्या आर्ग्यूमेंट देता है कि क्यों उसको डिफीट हुई पॉलिटिकल ग्राउंड्स के ऊपर। दे बिलीव कि जो रिमूवल ऑफ तालिबान गवर्नमेंट विच हैड अ पश्तून लीनिंग, the Pashtuns represent about 50% to 60% to the Afghan population. ये आर्गुमेंट है कि पहली गलती अमेरिका की ये थी कि उन्होंने तालिबानों की हुकूमत को डायरेक्टली आके खत्म किया। क्यों खत्म किया? क्योंकि पश्तूनों की हुकूमत थी, तालिबान ज्यादा पश्तून थे, 50% था, यानी 50% लोगों को रिप्रेजेंट कर रही थी तालिबानों की हुकूमत, और अमेरिका ने आके पहले उसको रिसाइड किया जाके। तो इट मीन्स आपने 50% लोगों से वहीं पे पंगा ले लिया आप लोगों ने। और आप लोगों ने किन लोगों को आगे लाने की कोशिश की? दूसरे लोगों को, जो कि नॉन पश्तून्स थे। तो जो मेजॉरिटी थी आपने उनको साइड पे किया, उनको आपने पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनाया, आपने दूसरों को पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बनाया, तो आप कैसे कामयाब रह सकते थे? आपके पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग तो वहीं पे फ्लॉड हो गई, पॉलिटिकली स्पीकिंग। दे आल्सो बिलीव, किसके साथ उसको रिप्लेस किया? उसको रिप्लेस किया नदरन अलायंस के साथ। और नदरन अलायंस के लोग कौन थे? नदरन अलायंस के लिए 40% से भी कम लोग थे, जो ताजिक्स उसके अंदर शामिल थे, मेनली जो थे ताजिक्स को, जो 40% से भी कम हल्के वाले लोग थे, पॉपुलेशन वाले, उनको आप लोगों ने डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस का हिस्सा बनाया पॉलिटिकल का। 50% लोगों को आपने साइड पे कर दिया। तो हाउ इट कुड मेक रीजन, ठीक है। आप भले देखें ना, अशरफ गनी तो रिप्रेजेंट नहीं करता ना सैफुल्लाह। पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर कौन आ रहा है ये मैटर करता है। कितनी पॉपुलेशन को आप ये एहसास दिला रहे हैं कि यू आर द पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉलिटिकल प्रोसेस, इट मैटर्स।
आप नीचे से आप सारे कैबिनेट सारी दूसरों की ले लें और ऊपर से आप एक पश्तून बिठा दें, तो ये बड़ा ऐसे तो नहीं होता है। तो पॉलिटिकली स्पीकिंग दे आर्ग्यू कि 50% लोगों की जो रिप्रेजेंटेशन थी, आप उनको साइड पे किया और नदरन एलायंस को फोकस किया, जो कि 40% से भी कम जो लोग हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक तो गलती अमेरिका से सबसे पहले यही हुई थी। इसी तरीके से इंट्रोड्यूस्ड अ यूनिवर्सली अनएक्सेप्टेबल कॉन्स्टिट्यूशन होपिंग दैट इट वुड कैच ऑन एंड इट डिड नॉट। उन्होंने कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन दिया आके? लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन। और भाई उनकी पूरी तारीख रही है, वो लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन उनके लिए कभी एक्सेप्टेबल नहीं रहा। पश्तूनों के लिए जो अफगानीज रहते हैं, आप उनके लिए एक पैराशूट से उठाया आप लोगों ने और जाके आपने कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया। वो लोग उनके सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक ऑर्डर को मैच ही नहीं करता था, और आप लोगों ने वो उनके ऊपर इम्पोज करने की कोशिश की, जो उनके लिए अनएक्सेप्टेबल था। तो एक रीजन ये है पॉलिटिकली स्पीकिंग, जिसकी वजह से अमेरिका इतना सस्टेन नहीं कर पाया। देन ट्राइड अ रिकंसिलिएशन प्रोसेस टॉप टू डाउन अप्रोच। रिकंसिलिएशन प्रोसेस में हमेशा से आपने काम तो ये करना था कि आपने लोगों को लेके जाना था ना, साथ में आपने लोगों को मुतासिर करना था, लोगों को ये यकीन दिलाना था कि भाई देखें, वी आर हेयर टू रेस्क्यू यू। बट अमेरिका ने किया क्या? अमेरिका ने टोटली अपोजिट सिचुएशन अचीव करने की कोशिश की। और अपोजिट क्या की? उन्होंने वॉर लॉर्ड्स जो वहां के थे बड़े बड़े, उनको अपने साथ मिला लिया और अवाम को उन्हीं के हाल पे छोड़ दिया। अवाम के फायदे में तो कोई चीजें हुई नहीं। फिर वहां जो भी कमाया, जितना भी फायदा हुआ, डिसीजन मेकिंग में जिसको भी हिस्सा दिया गया, वो उन्हीं लोगों को दिया गया जो वहां पे ऑलरेडी वॉर लॉर्ड्स बैठे हुए थे। और जो नेशनल इंटीग्रेशन की बात जो वो लेके आया था, नेशनल बिल्डिंग की, वो भी उन्होंने टॉप टू बॉटम अप्रोच रखी। ये मैंने टॉप टू बॉटम नहीं है, ये टॉप टू बॉटम है, ठीक है? इसको बॉटम टू टॉप नहीं लेना है आप लोगों ने। ये अप्रोच भी उन्होंने वही रखी, यानी उन्होंने सिर्फ चंद जो लोग थे उनको सामने रखा, अवाम को उन्होंने बिल्कुल ही साइड पे छोड़ दिया। अभी ये एक बहुत ही बड़ा फ्लॉर था, बहुत ही बड़ा मसला था पॉलिटिकली स्पीकिंग अमेरिका के लिए, बिकॉज आपको पॉलिटिकल लेजिटिमेसी नहीं मिल रही थी। पॉलिटिकल लेजिटिमेसी आपको कौन दे रहे थे? जो चंद चंद बड़े बड़े वॉर लॉर्ड थे, उनके नजदीक वो तो आपके ब्लू आइड थे, बट अवाम के साथ तो वही हालत थी। अवाम को जो आपने दिखाया था, ख्वाब दिखाए थे सुनहरे, अवाम वो तो आप एक्सपोज होके रह गए वहां पे क्लियरली तौर पे, जिसकी वजह से पॉलिटिकली जो स्ट्रेंथ थी उसकी, क्या कहते हैं, यस ब्लू आइड, क्या है इसको? ब्लू आइड मतलब आंख का तारा, ठीक है? ठीक है, तो ये एक पॉलिटिकली स्पीकिंग ये बड़े मसाइल थे। यानी कौन सा मसाइल था? अभी आपने मेजोरिटी को साइड पे किया और फिर किया जी रिकंसिलेशन, ट्राइड रिकंसिलेशन प्रोसेस। रिकंसिलेशन ये था कि भाई हमारा रिकंसिलेशन ये प्रोसेस था कि भाई वी आर हेयर टू रेस्क्यू यू, we are here for your benefit, we are here for to provide you fundamental rights, we are here to give you infrastructure। ये जो सारी चीजें थी, ये खसूसियात अवाम को नहीं मिली, ये वॉर लॉर्ड्स को दी गई, उनके साथ रिकंसाइल किया गया। अवाम को उस पर बिल्कुल ही ऑन बोर्ड नहीं लिया गया था। तो अल्टीमेटली आपने ये चीज आपको सेटबैक करनी थी, उसने सेटबैक किया वहां पे, ठीक है? इसी तरीके से इसी पॉलिटिकली जो ग्राउंड था, इसी को स्पीकिंग इसी के अंदर ही लेके चलें, तो आपको लगेगा वांटेड टू निगोशिएट विद तालिबान बट नेवर कंसीडर्ड स्पीकिंग टू द पश्तून्स, ठीक है? वांटेड टू निगोशिएट विद द तालिबान बट नेवर कंसीडर्ड स्पीकिंग टू द पश्तून्स। यानी आप लोगों ने आखिर में क्या किया था, ठीक है? आखिर में क्या किया था आप लोगों ने? नहीं, ये रिकंसिलिएशन सिर्फ आयला में भी नहीं होती, जनरली भी इस्तेमाल होती है, नहीं, ठीक है? सो आपने क्या किया आखिर में जाके? आप लोगों ने तालिबानों से बात की जाके, अमेरिका ने लास्ट में जाके, बट इनिशियली उन्होंने आके जो है वो पश्तून जो वहां पे रह रहे थे उनके साथ बात करना उन्होंने गवारा नहीं की। ये पॉलिटिकल उनकी इमेच्योरिटी, पॉलिटिकल उनकी रॉन्ग डिसीजन मेकिंग थी, इरेशनल डिसीजन था। भाई आपको लास्ट में तालिबानों से बात करना पड़ गया क्योंकि तालिबान पश्तूनों को अपनी तरफ लेके आ रहे थे। पर रीजन क्या था? अगर आप इनिशियली ही पश्तूनों की मेजोरिटी को अपने कॉन्फिडेंस में ले लेते, तो पॉसिबिलिटी थी कि वो पश्तून तालिबानों के साथ नहीं मिलते जाके आखिर में। बट आप लोगों ने ऐसा नहीं किया, यानी अमेरिका ने ऐसा नहीं किया। तो रीजन क्या बना? रीजन ये बना कि तालिबानों ने बाद में पश्तून पॉपुलेशन को अपनी तरफ कर लिया और वही पश्तून पॉपुलेशन अमेरिका के खिलाफ बन गई। सो द फार्मर बिलीव्स इन आइडियोलॉजिकल डिस्कोर्स, द लेटर इज अ पॉलिटिकल वन, ठीक है? तो क्या है, उनकी तो आइडियोलॉजिकल डिस्कोर्स है, तालिबान तो एक आइडियोलॉजिकल फोर्स थी, उनकी तो अपनी आइडियोलॉजी थी। बट जो पश्तून थे वहां पे, वो तो एक पॉलिटिकल फोर्स है। यानी आप पॉलिटिकल प्रोसेस में अगर पश्तूनों को हिस्सा दे देते, तो आपको इतने मसाइल क्रिएट नहीं करने पड़ते हमें। आपने आइडियोलॉजिकल फोर्स से निगोशिएशन की जाके आखिर में,
बट आपने पॉलिटिकल फोर्स को साइड पे छोड़ दिया। जब आप पॉलिटिकल फोर्स को साइड पे छोड़ते हैं तो आपको उसका खमियाजा तो भुगतना पड़ता है, और ऐसा ही हुआ अमेरिका के साथ, कि पॉलिटिकल ग्राउंड्स पे अमेरिका साइड पे चला गया। ठीक है। ठीक है। इसी तरीके से दो, क्या मतलब, सीधी सी बात है इसकी कि भाई अमेरिका ने तालिबानों के साथ आखिर में डील की जाके, अगर वो डील पहले पश्तून पॉपुलेशन को कॉन्फिडेंस में ले लेते तो उसी पश्तून पॉपुलेशन की सपोर्ट तालिबानों के साथ नहीं जाती, एंड में वो अमेरिका का हिस्सा बन जाते, जैसे कि ताजिक्स बन गए थे, जैसे कि नदरन एलायंस बन गए थे, वो बन गए थे ना अमेरिका का हिस्सा। उनको तो ऑन दी बोर्ड लिया था, पश्तूनों को इन्होंने निगेट किया, उनको पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा ही नहीं बनाया, मैंने पहले बताया। तो आखिर में आपने तालिबानों के साथ डिस्कशन की जाके, रिकॉन्सिलेशन की जाके, पश्तूनों को आपने नहीं मिला। अगर आप पहले पश्तूनों को मिला लेते, पॉपुलर सपोर्ट पश्तूनों की हासिल होती अमेरिका को, तो पॉसिबिलिटी थी कि वो ज्यादा सस्टेन कर पाता, जो कि नहीं कर पाया। इसी तरीके से दो मोस्ट तालिबान और पश्तून, but a strictly Pashtun dialogue would keep out the foreign spoilers। ये भी हकीकत है कि भाई तालिबान काफी जो है वो पश्तून है, मैंने पहले ही बताया, बट जो वहां पे दरी ज्यादा बोली जाती है जबान, ठीक है, दरी जबान, तो वो जो पश्तून डायलेक्ट वाले थे, कुछ ऐसे पश्तून भी थे जो तालिबानों के मुखालिफ थे। अगर आप उनको पहले ही अपने कॉन्फिडेंस में ले लेते तो आपको इतना ज्यादा मसले क्रिएट नहीं करने पड़ने थे। अभी आपने क्या किया, एक तो पश्तून थे जो तालिबानों के साथ थे, उनको तो आपने वैसी साइड पे किया, दूसरे पश्तून जो वहां पे एग्जिस्ट करते थे आपने उनको भी ऑन बोर्ड नहीं लिया, तो आपके लिए दो मसाइल क्रिएट हो गए। यानी आप 50% पॉपुलेशन को निगेट करके पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा कैसे बन सकते हैं। ठीक है। यस देयर वर मेनी, क्योंकि मैं बताता हूँ सैफुल्लाह, ये मैं आगे चलता हूँ आपको बताता हूँ। बिकॉज अमेरिका हमेशा से दो रीजन थे। एक रीजन तो ये था कि अमेरिका के डिसीजन मेकिंग के अंदर नदरन अलायंस का बहुत ज्यादा फोर्स था, और नदरन अलायंस में ताजिक्स थे। ताजिक्स जानबूझकर भी पश्तूनों को पॉलिटिकल प्रोसेस में हिस्सा लेना नहीं चाहते थे, नंबर वन। नंबर टू ये था कि अमेरिका खुद भी डाउटफुल था तालिबानों के लिए, उनमें ट्रस्ट डेफिशिएट्स भी थे पश्तूनों के लिए, कि ये कहीं तालिबानों के साथ ना मिले हों, आखिर में हमारे साथ मसाइल ना क्रिएट कर लें। तो अमेरिका खुद भी इसी मामले में फंसा हुआ था। एक तो उसने ताजिक्स उनको जो है वो पुश कर रहे थे कि इनको नहीं लेना है, आप लोगों ने उनको राजी करना था। दूसरा ये खुद भी थोड़े से अवर्स थे पश्तूनों से उस टाइम पे, इन्होंने उनको हिस्सा नहीं दिया, बिकॉज ज्यादातर पश्तून उस टाइम पे तालिबानों के साइड थे उससे पहले। तो ये दो रीजन थे जिसकी वजह से तालिबानों को कॉन्फिडेंस में नहीं ले सका अमेरिका। और रीजन क्या हुआ, रीजन जो होगा, आपने मेजोरिटी को साइड पे कर दिया। जब आप मेजोरिटी को साइड पे करेंगे तो आप इतने बड़े ट्राइबल सोसाइटीज को कैसे संभाल सकेंगे। तो ऐसे, और इसके अलावा क्या किया, इसके अलावा इन्होंने दे एसिनेटेड एनी तालिबान लीडर विलिंग टू टॉक थ्रू दी ड्रोन अटैक्स। इनिशियल में जब किसी भी तालिबान ने निगोशिएट करने की बात की तो अमेरिका ने क्या किया, उसको ड्रोन अटैक्स के साथ मरवा दिया। इसके साथ आपने क्या किया, इसके साथ आपने ये किया कि तालिबान वो जो आपके साथ किसी भी टाइम पे निगोशिएट करना चाह रहे थे, आपके पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बनना चाह रहे थे, आप लोगों ने उनको मारा, मार के आप लोगों ने क्या किया, एक ट्रस्ट डिफिशिएट मजीद क्रिएट कर लिया। आपने जो एक लाइन थी उसको भी छोड़ दिया, बिकॉज आपके नजदीक हर कोई उसका दुश्मन था। चाहे वो वहां से निकलना भी चाहता था, वो तालिबानों के साथ वहां से आउट भी होना चाहता था, आपके पास जब वो नेगोशिएशन के लिए आया तो आपने उसको ड्रोन के साथ मरवाया। तो इस तरीके से भी आपका जो ट्रस्ट डिफिशिएट था वो मजीद खत्म होता गया, और तालिबान आपसे और पश्तून पर्टिकुलरली आपसे बिल्कुल ही साइड पे होते गए। और अगेन टू रिमेंबर 50% पश्तून से। So it insisted that Pakistan arrange the negotiation, and when they did, destroyed their capability by killing Taliban commanders in Pakistan who had been asked to come for the negotiation। एक और मसला भी आपने क्रिएट किया, आपने पाकिस्तान को आगे लाया, आपने कहा कि भाई आप तालिबानों से बात करो, हम उनके लिए नेगोशिएट करने के लिए तैयार हैं। जब पाकिस्तान ने उनको ऑन बोर्ड लिया, आपके पास लेने के लिए आए, आपने क्या किया, आपने ये किया कि उनको वहां पे मार दिया, जो भी वहां से राजी हो रहा था। इस तरीके से अमेरिका ने दो फ्रंट खोले, एक तो पाकिस्तान को साइड पे किया बिकॉज हमको आगे कर रहे थे, काम अपना कर रहे थे, और इसने मसला पॉलिटिकल क्रिएट क्या किया कि जो एक ट्रस्ट डेफिसिट कभी किसी दौर में कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो सकता था, कोई पॉलिटिकल सेटलमेंट हो सकती थी, उससे अमेरिका ने बिल्कुल ही खुद को साइड पे कर दिया। और हमने कहा कि भी वो कहते थे हाँ भी हम तैयार हैं, चलें तालिबानों को ले आए। पाकिस्तान को कहते थे हाँ भी आप कांटेक्ट लड़ाएं, पाकिस्तान कांटेक्ट लड़ाता था वहां पे, कोई तालिबान उनसे राजी होता था, वो उनको मिलने आता था, ड्रोन अटैक होता था, उनको वहीं मार दिया जाता था। तो पॉलिटिकली स्पीकिंग आपने अपनी स्पेस को बिल्कुल ही नैरो डाउन करते गए, और जैसे ही आप नैरो डाउन करते गए
आपके लिए मजीद मसाइल क्रिएट होते गए पॉलिटिकली स्पीकिंग। तो आप देख रहे हैं ना कि कैसे एक हेजमॉन कितना जलील हो रहा है और उसकी पॉलिसीज कितनी खतरनाक चल रही है अफगानिस्तान के अंदर। यही रीजन है जिसकी वजह से ये मसाइल हुए हैं। अगेन हम आर्ग्यूमेंट पढ़ रहे हैं उनका, जो बिलीव करते हैं कि अमेरिका को वाकई डिफीट हुई है। तो पॉलिटिकली स्पीकिंग वो ये कॉजेज देते हैं कि ये अमेरिका की चवलें थी, इरेशनल पॉलिसीज थी, जिनकी वजह से इनको मसाइल देखना पड़े। इसी तरीके से इसी पॉलिटिकल जब हम इसको डिफाइन करते हैं तो दे वांटेड टू सेट अ यूनिटी गवर्नमेंट, इट इज नेदर हियर और देयर एंड रिमेन्स कंफ्यूज्ड। आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर था, दैट इज नो जुरिसडिक्शन बियॉन्ड द एरियाज ऑफ काबुल। हमने टोटली पपेट गवर्नमेंट बनाई थी। वो गवर्नमेंट बनाई अमेरिका ने जिसका काबुल के बाहर कोई कंट्रोल ही नहीं होता था, उनको अपने लोग ही नहीं मानते थे। ये बिल्कुल जैसे कहते हैं कि हाउस ऑफ कार्ड वाला सीन होता था। विद इन काबुल आप बड़े शो करते थे आपकी हुकूमत है ये है, बट उस हुकूमत की कोई भी सेंट्रलिटी नहीं थी। जिसकी वजह से मसला क्या हुआ, मसला ये हुआ कि अफगानियों को तो उस गवर्नमेंट से कोई फायदा नहीं हुआ। जो ऑब्जेक्टिव लेके आया था अमेरिका, उनको तो कोई फायदा नहीं होता। वही हुकूमत काबुल से बाहर कोई काम ही नहीं कर रही थी, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का काम नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो जिससे लोग वहां पे उनसे और ज्यादा अवर्स होते गए। इसी तरीके से आउट ऑफ द थ्री पार्टीज, चीज है, आउट ऑफ द थ्री पार्टीज द तालिबान, द गवर्नमेंट इन द यूएस, द वीकेस्ट वाज द गवर्नमेंट। एग्जैक्टली ऐसे ही था। यानी पॉलिटिकली स्पीकिंग एक पार्टी यूएसए थी, एक पार्टी गवर्नमेंट थी और एक पार्टी आपकी तालिबान थी। इन तीनों में से वीकेस्ट कौन था? आपकी गवर्नमेंट थी। जब आपकी गवर्नमेंट ही वीकेस्ट थी तो अल्टीमेटली पॉलिटिकली आप बिल्कुल ही लोअर लैंड पे खड़े हुए थे। वरना अगर कोई आप ऐसी इंक्लूसिव गवर्नमेंट वहां पे सेट करते, जहां पे आप पश्तून भी लेते, जहां से आप ताजिक्स भी लेते, जहां से आप उज़्बेक्स भी लेते, जहां से आप हजारा भी लेते, तो आप सारी एथनिसिटीज को अगर पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बनाते तो पॉसिबिलिटी थी कि जो तालिबान थी उनको स्पेस कम मिल जाती। और आप वाकई ही वहां पे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करते, हेल्थ सेक्टर के अंदर, एजुकेशन सेक्टर के अंदर काम करते, तो पॉसिबिलिटी थी कि उनको मौका कम मिलता। पर आपने जो गवर्नमेंट बनाई, और इस गवर्नमेंट ने क्या किया ये मैं आगे बताता हूँ आपको, ठीक है। आपने जो गवर्नमेंट बनाई वो बेचारी खुद ही इनकेपेबल थी। अफगानिस्तान काबुल के बाहर तो उनकी अथॉरिटी नहीं थी। इसी तरीके से दैट इज वाई दिस गवर्नमेंट वाज प्रोबेबली द ओनली नॉन गवर्नमेंट टू इनवाइट अ फॉरेन ऑक्यूपेशन, बिकॉज इट लेक्स इनकैपेसिटी अथॉरिटी इन द लीगैलिटी। काबुल से बाहर कोई लेजिटिमेसी नहीं थी उसको, पॉपुलर सपोर्ट हासिल थी नहीं उसको, ठीक है। और वीकेस्ट गवर्नमेंट थी, कोई कैपेसिटी नहीं थी, कोई उसके पास कोई सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट नहीं था। दैट वाज द रीजन के पॉलिटिकली स्पीकिंग ये वो रीजंस बने जिन्होंने यूएसए को बिल्कुल लोअर हैंड पे रखा। और इसी चीज ने जो है वो क्रिएट की एक स्पेस तालिबानों के लिए कि वो आगे आए और अमेरिका को साइड पे कर दें। पॉलिटिकली स्पीकिंग ये रीजंस थे। क्या ख्याल है गाइस, क्लैरिटी हो रही है कुछ? इज इट क्लियर? पॉलिटिकली क्यों अमेरिका को सेटबैक हुआ अफगानिस्तान के अंदर, यहां तक क्लियर है? ठीक है, ओके, कोई मसला तो नहीं हो रहा आप लोगों को? ठीक है, ओके, गुड हो गया। अभी जरा मिलिट्री देखते हैं। मिलिट्रीली अमेरिकन खुद को बड़ा समझते हैं, और देखिएगा उनकी मिलिट्री चवलें कितनी मारी हैं उन लोगों ने, ठीक है। So again to remember guys, we are stating about first argument कि अमेरिका को मिलिटरली पॉलिटिकली डिफीट हुई है, उसको सेटबैक हुआ है। और उनका पहला आर्ग्यूमेंट पॉलिटिकल था। पॉलिटिकली क्या क्या मसाइल थे वो हमने डिस्कस किए। अभी जरा मिलिट्री के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। सो मिलिटरली स्पीकिंग बहुत बड़ी चवलें बजी हैं इनसे वैसे मिलिटरली। सो बेस्ड ऑन ऑपरेशन ऑन गैरेजिंग ट्रूप्स failed to secure lines of communication and relied on air rather ground। ये टोटल टेक्निकल स्पीकिंग के अंदर बात करें, मिलिट्री टैक्टिक्स के अंदर बात करें, ज्यादातर क्या किया इन्होंने, ज्यादातर अमेरिका का फोकस रहा एयर ग्राउंड्स के ऊपर। उन्होंने हमले किए एयर पे जाके। ग्राउंड जो उनकी मिलिट्री थी, जो आर्टिलरी थी उनकी, वो बहुत ही वीक थी, उन्होंने इतनी ज्यादा दी नहीं वहां पे। उनका ज्यादा फोकस रहा ड्रोन्स के ऊपर। ड्रोन्स के ऊपर आते, हमला करके चले जाते। अभी वहां पे तो थी बहुत ज्यादा आपको कहें कि पहाड़ हैं, पहाड़ों के अंदर गारें बनी हुई हैं, केव्स हैं। तालिबानों को तो पता था केव्स का, तो वो केव्स के अंदर चले जाते थे। ड्रोन क्या करता केव्स के ऊपर, कैसे पता चलता? एक तो ये चवल वजीन से मिलिट्री टैक्टिक्स के हिसाब से। देन लास्ट लिबर्टी ऑफ एक्शन एंड फ्रीडम ऑफ मूवमेंट बाय नॉट डोमिनेटिंग दी स्पेसेस। बहुत ज्यादा स्पेसेस थी माउंटेन्स के ऊपर। अब अमेरिका को पता ही नहीं था अमेरिकन ट्रूप्स को कि कौन सी स्पेस कहाँ पे होगी। तालिबान चूंकि 70s से लेकर वहां पे
वो हुकूमत कर रहे थे, उनको तो एक एक स्पेस का पता था, कौन सा कैसे कैसे क्या क्या तरीकेकार थे, तो उनको ये पता ही नहीं था। उनको लिबर्टी नहीं मिलती थी, लिबर्टी का मतलब उनको स्पेस ही नहीं मिलती थी, तालिबान इनको यूएसए को पहाड़ों के अंदर, बट तालिबानों को तो सारी चीज का पता था कहाँ पे कैसे छुपना है। एक चीज ये भी थी। देन द यूएस रूटेड ट्रूप्स एवरी ईयर एंड एज सच वर नेवर फेमिलियर विद द टेरेन और द इन्वायरमेंट। ना उनको एनवायरनमेंट का पता था कैसा है अफगानिस्तान का, और वो क्या करते थे, वो रोटेट करते थे अपनी फौजियों को। अभी ये रोटेशन बड़ा मसला थी। रोटेशन कैसे मसला थी? रोटेशन इस तरीके से मसला थी कि इस पे आते हैं पूनम आगे, इस पे स्ट्रेटजी पे कल्चर पे पूरा आगे टॉपिक है। इनका मसला क्या हुआ? इनका मसला ये हुआ कि ये फौजी रोटेट करते थे, यानी एक फौजी है जिसको 1 साल 2 साल लगे, उसने बड़ी मुश्किल से अफगान की एनवायरनमेंट, अफगान की टेरेन, अफगान की स्पेसिस को समझा ही था कि वो चला जाता था वापस अमेरिका, और एक नया फौजी आ जाता था। अभी नए फौजी को फिर उतना टाइम लगता था उसको समझने में, रोटेशन कहते हैं। जब वो वहां पे आता था फिर उसको भेज दिया जाता था। तो उन्होंने एक कंस्टेंटली ऐसे फौजी रखे ही नहीं वहां पे जो वहां पे उस टेरेन को, उस इन्वायरमेंट को समझने की कोशिश करें। और उसका रीजन क्या हुआ? रीजन ये हुआ कि उनको टेरेन को समझ, इन्वायरमेंट को समझने में मसला हो गया मिलिट्री हिसाब से। देन द लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग द कंपेयर्ड जोन कैन नॉट बी मेड अप थ्रू द गूगल मूव मैप्स। तो अमेरिका यूज करता था गूगल मैप्स, उन लोगों को टेरेन का पता नहीं था। अभी जब आप गूगल मैप्स यूज करेंगे तो जरूरी तो नहीं है कि आप एग्जैक्टली वही हो जैसे आप कर रहे हैं। और तालिबान की तो इनसे ज्यादा टैक्टिक्स होती थी, मैंने बताया उनके पास तो केव्स होती थी, उनको तो अपने अपने, जैसे हम दरगाह कहते हैं, इसके अंदर उनके दरे बने हुए थे, वो छोटी वैलीज होती थी, उनको पता होता था कहाँ पे छुप सकते हैं क्या। अभी अफगानिस्तान का मुकम्मल जो एक कहते हैं रोड मैप था, वो नहीं था अमेरिका के पास। वो अगर एक्ट करता भी था तो किसके बेस पे करता था? गूगल मैप्स के ऊपर करता था। अभी गूगल मैप्स जरूरी तो नहीं है वहां पे ठीक हो। तो इस वजह से भी इसको मिलिटरली जो है वो बहुत ज्यादा मसला हुआ। और ज्यादा आगे चलते हैं, और ज्यादा इनकी चवलें सुने आप, मिलिटरली बड़ी इंटरेस्टिंग इनकी बातें हैं। देन फिर क्या हुआ? फिर ऑपरेशंस ऑफ दिस काइंड ठीक है, जी जी मैं आता हूँ, टेंशन न लें लाल, इस पे आते हैं। ऑपरेशन ऑफ दिस काइंड इन आर बेस्ड ऑन द एक्यूरेट इंटेलिजेंस द यूएस डिपेंडेड ऑन नदरन अलायंस इंटेलिजेंस इन द इंटरप्रेटर्स। अभी आपको जब इन जगहों पे ऑपरेशन करना होता है, क्योंकि आपको पता तो नहीं होता ना वो दुश्मन कहाँ पे है। जब आपने जब आपने ड्रोन्स भेजने हैं, जब आप सिलेक्टिव इंगेजमेंट कर रहे हैं, तो क्या होगा? उसका तरीकेकार ये होता है कि आपके पास इंटेलिजेंस होनी चाहिए, परफेक्ट इंटेलिजेंस हो। आपका ड्रोन जाएगा, ड्रोन आपका इंटेलिजेंस पे चलता है, ड्रोन वैसे आप कम्बेट कर ही नहीं सकता है। तो आपका फोर्स ज्यादा एयर पे था, तो आपको इंटेलिजेंस चाहिए थी। सबसे ज्यादा वीकेस्ट इंटेलिजेंस अमेरिका की थी अफगानिस्तान के ऊपर। क्यों? क्योंकि वो भरोसा कर रहे थे नदरन अलायंस के ऊपर, और नदरन अलायंस के जैसे इंटरप्रेटर्स होते थे वो उन पे बिलीव करते थे। और होता क्या था, वो जो नदरन अलायंस के लोग थे वो इनको सही गाइड नहीं करते थे, उनको खुद ही पता नहीं होता था। तो उनकी इंटेलिजेंस ही ज्यादातर गलत होती थी, और बड़ी महदूद इंटेलिजेंस होती थी, जहां पे इंटेलिजेंस का बहुत ज्यादा रोल था। मीन दीज पीपल लेट देयर हेटेड फॉर द पाकिस्तान टेक देम अवे फ्रॉम एनी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। सलाला टाइप ऑफ ऑपरेशंस वर द प्रोडक्ट ऑफ मिसलीडिंग ट्रूप्स, यूएस ट्रूप्स एक्शंस। बहुत ज्यादा चवले मारी नदरन अलायंस ने, क्योंकि नदरन अलायंस की स्पेशल दुश्मनी होती थी पाकिस्तान से, मुखालिफ थे पाकिस्तान के, क्योंकि वो ये समझते थे, वो तालिबानों के मुखालिफ थे, तालिबानों के बारे में वो ये समझते थे कि पाकिस्तान इनको सपोर्ट कर रहा है। और वो अल्टीमेटली गलत इंफॉर्मेशन देते थे यूएसए को, और यूएसए चवले मारता था। सलाला चेक पोस्ट याद है जहां पाकिस्तान के जो है वो फौजी मारे गए थे, ड्रोन है उसने हमला किया आके। ये एक मिसाल था गलत इंटेलिजेंस का। और वो गलत इंटेलिजेंस कौन प्रोवाइड कर रहा था? वो गलत इंटेलिजेंस ये नदरन अलायंस वाले कर रहे थे। ये डिपेंड उन पे करते थे, इनकी अपनी तो इंटेलिजेंस थी नहीं, ज्यादातर थी बलोच जो है पश्तूनों को आपने साइड पे कर दिया था। तो आपको फिर ये उज़्बेक्स ही देते थे इंटेलिजेंस, और ये उज़्बेक्स जब देते थे तो मसाइल ये खड़े होते थे। सो नॉट शटिंग डाउन मोबाइल नेटवर्क्स अलोंग द अफगान बॉर्डर डिस्पाइट रिक्वेस्ट टू डू सो। पाकिस्तानियों ने कई बार कहा कि अफगान बॉर्डर के साथ साथ आप मोबाइल नेटवर्क खत्म करें, पर नहीं किया अमेरिकन ने। सिम्स आर स्टिल फंक्शनल वाइल पाकिस्तान हैड शट देयर डाउन अ व्हाइल अगो। पाकिस्तान ने खत्म कर दिया बॉर्डर के साथ जो शट कर दी मोबाइल सर्विस, उन्होंने नहीं की। और उनकी एक थुराया कम्युनिकेशन एक कंपनी है, दुबई में है, वो अभी भी वहां पे बैठी जा सकती थी, कंट्रोल किया जा सकता था, बट नहीं किया इन्होंने, जानबूझ के नहीं किया। जानबूझ के नहीं किया या कोई भी मसला था। बहरहाल ये स्ट्रेटेजिकली स्पीकिंग ये बहुत ही बड़ा मसला बना अमेरिका के लिए, कि वो इंटेलिजेंस फेल हो गया, इन्वायरमेंट के बारे में उसको पता नहीं था किसी चीज का।
एयर पे करता था, मैप्स नहीं थे, टेरेन के बारे में उसको पता नहीं था, फौजी रोटेट करता रहता था वहां पे, और इसने स्ट्रेटेजिक जो स्टेप्स लेने चाहिए थे मोबाइल नेटवर्क को बंद करना वो की ही नहीं इसने। तो नतीजा क्या निकला? नतीजा तो बेटा फिर ऐसे ही निकलना था ना, फिर आपको जो पराए बेटे बैठे थे वो आपको ऐसे तो नहीं छोड़ने थे। इसी तरीके से एक और भी सबसे बड़ी चवल मारी इसने अमेरिका ने, और वो चवल क्या थी? वो चवल ये थी कि नॉट सपोर्टेड पाकिस्तान इन नॉर्थ वजीरिस्तान with a US brigade during the surge to block the border through having promised to do so through 4 different commands। जब हमने अफगानिस्तान के ऊपर नदरन एलायंस के ऊपर हमने ऑपरेशंस किए, सवात के ऊपर इनके ऑपरेशंस किए, अमेरिका ने हमें सपोर्ट नहीं किया। हालांकि आराम से तालिबानों को सैंडविच बनाया जा सकता था। यहाँ से हमने ऑपरेशन शुरू किया था, वहां से आप बैठे हुए थे, तो आप करते, सपोर्ट करते कि इनको खत्म किया जा सके। पाकिस्तान को बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया उन्होंने। इवन के पाकिस्तान पे तो वो इल्जाम लगाते रहे कि आप लोग इनके हाइडआउट्स रखे हुए हैं, उनको बचाते हैं। तो ये भी चीज शो करती है कि उनकी मिलिटरली ये बहुत ही ज्यादा गैप्स उनके अंदर अवेलेबल थे। एंड देन suffering reversed by the small tactical groups and blaming Pakistan instead of holding inquiries as what went wrong। तो जब भी अमेरिका के ऊपर हमले होते तो पाकिस्तान पे इल्जाम दे देता कि भाई आपकी तरफ से हमारे ऊपर हमले हुए हैं, आपने हमारे ऊपर हमले किए हैं। जब आपने हमारे ऊपर हमले किए, बजाय कि भाई आप पे हमले हो रहे हैं, आप इंक्वायरीज करें अपनी साइड पे, उन्होंने उनको जो है वो स्केप गॉड किया हमें, बलि का बकरा हम बने। ठीक है, सो दैट वाज द रीजन कि अमेरिका मिलिटरली भी बिल्कुल ही वीक रहा वहां पे। ऑलराइट गाइस, इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट होती है इस एरिया के अंदर जिसमें अमेरिका फेल गया। आपने आपको वहां की टेरेन का एनवायरनमेंट का पता होना चाहिए, टेक्टिकल स्पीकिंग वो भी आपके पास नहीं था। आप गूगल मैप्स पे रहे, आपको एक्चुअल चीजों का पता नहीं था, इंटेलिजेंस आपके पास नहीं थी। पाकिस्तान जो लॉन्गेस्ट नेबर स्टेट था, आपने उसको भी कॉन्फिडेंस पे नहीं लिया। आपने खुद तालिबानों के साथ भी गलत काम किए कि आप उनको बुलाते थे, आप उनके ऊपर हमला करके उनको मार देते थे, साइड पे कर देते थे। आपको अगर कुछ कम्युनिकेशन के बारे में कुछ स्टेप्स लेने चाहिए थे, अमेरिका ने वो भी नहीं लिए। और रीजन क्या था? रीजन ये था कि तालिबानों को सर्च करने का मौका मिला और इसकी सारी टैक्टिक्स बेचारी साइड पे चली गई। क्या ख्याल है गाइस? और अमेरिकन फौजी भी इतने कोई वो नहीं थे, लड़ाकू वड़ाकू थे नहीं जो आते यहाँ पे और लड़ते आके इन इन्वायरमेंट्स के अंदर। ये वो रीजन थे कि जिसने मसला पेश किया। तो गाइस मिलिटरली क्लियर है आपको, और डिस्टोर्शन सिर्फ आयशा आपको हो रही है, किसी और को भी हो रही है? एम आई क्लियर गाइस? मेरी वॉइस क्लियर? गुड। इसी के अंदर ही जरा मिलिट्री बिल्डअप के ऊपर आते हैं, मिलिट्री बिल्डअप के ऊपर आते हैं कि जो इन्होंने मिलिट्री तैयार की वहां पे, जिसको ANA कहते हैं, अफगानिस्तान नेशनल आर्मी जिसको कहते हैं, इन्होंने ये तैयार की। उन्होंने कहा कि भाई इनको पता था कि हमेशा तो हम नहीं रहेंगे, हमने कभी तो छोड़ के जाना है। जब हम छोड़ के जाएंगे तो ऐसी आर्मी तैयार करके जाएं अफगानिस्तान की जो तालिबानों के खिलाफ लड़ सके और अफगानिस्तान की प्रोटेक्शन कर सके। उसके ऊपर उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए। जब उन्होंने वो आर्मी तैयार की, ए अफगानिस्तान नेशनल आर्मी जो उनके साथ लड़ती थी, अब इसको लड़ने का तरीकेकार क्या था? नंबर वन तो क्या हुआ कि जो रिक्रूटमेंट की सोल्जर्स की इन्होंने ANA के अंदर, वो ओपन एंडेड थी। आओ पहले पाओ वाला सीन था भाई। जो भी आता है ANA के अंदर शामिल करो उसको, स्ट्रेंथ बढ़ा लो अपनी। अभी वो कैसा है क्या है ये नहीं पता, उसमें नशे भी आ गए, उसमें चरसई भी आ गए, उसमें भंग पीने वाले भी आ गए, सारे लोग वही ANA का हिस्सा बना हुए हैं। ये वो आर्मी बिल्डअप कर रहे हैं वहां पे खड़े हुए। ठीक है, नो नो मेरिट, देयर वाज नो मेरिट। जो आओ, क्योंकि इन्होंने स्ट्रेंथ बढ़ानी थी, कोई काम कर नहीं रहे थे। इसी तरीके से ये नस्वारी भी थे। दिस आर्मी लैक्ड इन लीडरशिप विच इट स्टिल डज। तभी तो रीजन था कि अफगानिस्तान जल्दी फॉल डाउन हो गया तालिबानों के खिलाफ, क्योंकि जो आर्मी वो छोड़ के जा रहे थे वो खुद बेचारे हिल रहे थे इधर उधर। हाँ भाई कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है, कैसे आ रही है, ये वाला सीन था वहां पे। ठीक है, तो दैट वाज द रीजन। अच्छा, दूसरा क्या था? दूसरा ये था, एक इंपॉर्टेंट चीज होती है और वो होती है आर्मी की आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ एनी आर्म्ड फोर्स या मर्सनरी फोर्स। हर आर्मी किसी ना किसी आइडियोलॉजी पे लड़ती है। अगर वो आइडियोलॉजी नहीं होती तो वो आर्मी कभी नहीं लड़ सकती, उसका मोरल वहीं डाउन हो जाता है। और दैट वाज द मेन रीजन कि ANA के अंदर कोई आइडियोलॉजी नहीं थी। सिंगुलर आइडियोलॉजी होती है ना, कोई जो ANA को कहते हैं भाई इसके खिलाफ आपको तैयार कर रहे हैं, कोई नहीं थी। कौन सी भी आइडियोलॉजी है, बस तालिबानों को मारना है। वो कहते हैं तालिबान तो हमारे हैं भाई, ये तो हमारे पास रहे, ये तो पश्तून है, ये तो अफगानीज हैं, इनको कैसे मारेंगे हम? अच्छा, दूसरा अगर उनको बताते भाई कि आप अल्लाह के नाम पे लड़ रहे हो, तो तालिबान वो भी अल्लाह के नाम पे लड़ रहे थे। तो दैट वाज द रीजन
कि आइडियोलॉजी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और जब आइडियोलॉजी भी एएनए के अंदर इन्होंने नहीं डेवलप की, तो जिसकी वजह से उनका मोरल वहीं डाउन होगा। किसके खिलाफ लड़ेंगे वो लोग, किसके नाम पे लड़ेंगे वो लोग? दैट वाज द मेन रीजन, ये जो आर्मी बिल्डअप कर रहे थे। इसी तरीके से दिस इज बिकॉज ऑफ एक्सीलरेटेड प्रमोशंस, पुअर सिलेक्शन, करप्शन एंड लैक ऑफ मेरिट। कुछ भी नहीं था, मजे से भी प्रमोशन हो रहे हैं, सैलरियां दी जा रही हैं, मतलब एक जो प्रोफेशनलिज्म होता है आर्मी का, उसका दूर दूर तक कोई नाम नहीं था। और ये वो चीजें थी जो उसके गले पड़ रही थी मिलिटरली। So training was a missing factor and the soldiers remained green. कोई ट्रेनिंग नहीं थी भाई, बस थोड़ी बहुत आई हल्की फुल्की ट्रेनिंग। इसकी वीडियोस भी बड़ी मशहूर है, पड़ी हुई यूट्यूब पे, आप देखिएगा जो वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। और उनको ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया था जनाब इंडियंस को, इंडियंस ने ट्रेन किया था आके जो है अफगान आर्मी को वहां पे, और हालात आपके सामने हैं। So the ANA is incapable of operating without supervision and overwatch by the professional mentors even today. अभी तक भी यही सिचुएशन है। आर्मी को सेटिंग करने के लिए टाइम लगता है, और उसके लिए आपके पास आइडियोलॉजिकल मोटिवेशन होता है, उसके ऊपर आपके पास ट्रेनर्स होते हैं, उसके पास आपके लिए मेंटोर्स होते हैं, आपकी रिगरस ट्रेनिंग से आपको गुजरना पड़ता है, पूरा मेरिट का सिस्टम होता है, आप स्क्रीनिंग होती है, उसके बाद आप एक अच्छी आर्मी बनाते हैं। इन्होंने तो कहा भी पहले आओ, पहले ओपन मेरिट रख दी भाई, जो आता है आए। दैट वाज द मेन रीजन कि मिलिटरली अमेरिका बिल्कुल इस साइड पे चला गया। तभी तो जब तालिबान निकलना शुरू हो गए, तो विद इन अ वीक वो पहुंच गए वहां पे, क्योंकि जो आर्मी ये तैयार करके जा रहे थे, उस बेचारी की तो कोई जरूरत ही नहीं थी उनके खिलाफ लड़ती जाके। वो बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल थे, उनके पास बड़े तरीकेकार थे, जिसकी वजह से ये सारी सिचुएशन जो है वहां पे क्रिएट हुई। इसी के अंदर ही अगर देखें तो because of overall environment, they were unpopular government, the army lacks in the motivation, it is a very low morale and it is not supported by the people. लोग भी उसको सपोर्ट नहीं करते, मोरल भी लो है, आप लोगों का कैसे कर सकते हैं? इसी तरीके से जो अफगानिस्तान नेशनल आर्मी थी आर क्विक टू सरेंडर to join the Taliban, swelling their ranks, though they are not respected as the fighters. The phenomena has become a source of recruitment, fresh armaments and supplies for the Taliban, which continues to grow their offensive expanse. हुआ क्या, हुआ ये कि जब आपने ऐसी आर्मी दे दी, तो तालिबानों को पता चला कि भाई कोई वहां पे मेरिट नहीं है, कोई इंटेलिजेंस वो नहीं हो रही कि आपको देखा जाए कहां से कैसे हैं। तालिबानों ने अपने लोग अफगानिस्तान नेशनल आर्मी के अंदर भर्ती करवा दिए, और वो लोग क्या करते थे, वो वहीं से हथियार लेते थे, तालिबानों को देते थे आगे। वो पहले ही तालिबानों को बता देते कि भाई ये प्लान वहां पे बन रहे हैं, इसलिए बी केयरफुल। इन्होंने अपने ही लोग वहां पे भेज दिए। क्यों? क्योंकि रैंक एंड फाइल थी नहीं, क्योंकि वहां पे कोई रिगरस क्राइटेरिया था ही नहीं कि आप आ रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, बैकग्राउंड कोई देखा नहीं जा रहा था। तो काफी सारे अफगान नेशनल आर्मी के अंदर तालिबान बैठे हुए थे, ठीक है, जिन्होंने हथियार भी प्रोवाइड किए, इनको इंटेलिजेंस भी प्रोवाइड की, और उनके प्लान्स थे वो भी एक्सपोज किए आके। अभी ऐसी आर्मी अमेरिका तैयार कर रहा था, सुपर पावर वहां पे, ठीक है। तो दैट वाज द रीजन जिसकी वजह से अमेरिका जो है वो साइड पे चला गया। तो ये मिलिट्री रीजंस थे जिसने अमेरिका को क्या कराने की कोशिश की, अमेरिका को जो है वो डबोया, डिफीट करवाई। गाइस यहाँ तक क्लियर है? पॉलिटिकल रीजंस, मिलिट्री रीजंस समझ आ रहे हैं क्या रीजंस थे उसकी डिफीट के, और तालिबानों की ट्रिम्फ के, जिसका तालिबान भरपूर फायदा उठा रहे थे। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है तो मुझे बताएं जरा, शाबाश। सॉरी गाइस, ठीक है। सो दीज वर द रीजन, दीज वर पॉलिटिकल एंड मिलिट्री रीजंस जिसकी वजह से डिफीट हुई। अब ये जरा आ जाते हैं साइकोलॉजिकल रीजन से, या इनको आप इन अदर सेंस कल्चरल रीजंस भी कह सकते हैं। कल्चरल और साइकोलॉजिकल रीजंस, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको समझना है। अमेरिका से एक और गलती ये भी हुई कि अमेरिका ने साइकी ही नहीं समझी, अमेरिका ने कल्चर ही नहीं समझा, अमेरिका ने हिस्ट्री ही नहीं समझी ट्राइबल सोसाइटी की जो अफगानिस्तान के अंदर एग्जिस्ट करती थी। और वो साइकी क्या थी? वो थी राइज ऑफ रोल ऑफ ट्राइबल सोसाइटी। ट्राइबल आइडेंटिटी मींस द ट्राइब नेवर नेवर फॉरगेट्स। ट्राइबल सोसाइटी की खासियत ये होती है कि ट्राइबल आपको कभी माफ नहीं करते। अगर उनको पता चल जाए कि उनके खिलाफ टाइड्स टर्न हो रही हैं, तो वो छुप जाएंगे, वो वो साइड पे हो जाएंगे, आपको माफ कभी नहीं करेंगे। वो अपनी पूरी ताकत जमा करेंगे, जमा करके फिर दोबारा आपके पास लड़ने आएंगे। ये अफगान का कल्चर रहा है, ये उनकी आइडेंटिटी रही है, ये उनकी ट्रेडिशंस रही है, ठीक है। तो इस वजह से ये उनकी खासियत रही है।
दैट वाज द रीजन। इसको अमेरिका ने नहीं समझा सही तरीके से। कैसे नहीं समझा? इस तरीके से कि व्हेन अ ट्राइब रियलाइजेस दैट इट लैक्स कैपेसिटी टू एक्वायर एन ऑब्जेक्टिव और सस्टेन इट, दे क्वाइटली विथड्रॉ, अलाउइंग देयर एनिमी टू पोजेस इट। सिंपल तरीके का अर्थ था। जब अफगानों को पता चलता है ट्राइबल सोसाइटीज के अंदर कि भाई हम लड़ नहीं सकते इनके साथ, कैपेसिटी नहीं है, वो क्या करते हैं? वो कहते हैं छोड़ दो, आने दो इनको आगे, छुप जाओ, अपनी कैपेसिटी बढ़ाओ, अपना पावर बढ़ाओ, और पावर बढ़ा के आप आगे आना है। हमला देखें, वक्त देखेंगे, बाद में आएंगे। और यही रीजन इनको तालिबान कहते थे। वो कहते थे कि जो घड़ियां हैं वो आपके पास हैं, यू हैव वॉचेस एंड वी हैव टाइम। टाइम हमारे पास है, वॉचेस आपके पास हैं। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये टैक्टिक, ये कल्चर है, ये साइकी है जो है ट्राइबल सोसाइटीज की, कि आप क्या करते हैं, आपको जब पता चलता है कि आप नहीं लड़ सकते, आप साइड पे हो जाते हैं। और यही रीजन है, मैंने आपको पहले बताया कि ऑपरेशन इंडिव्यूरिंग फ्रीडम जब स्टार्ट हो रहा था, आपने देखा है अक्टूबर और नवंबर तक तो उन्होंने तालिबानों के काफी सारे एरियाज कवर कर लिए थे। हैवी इनको जो है वो जो है डिफीट्स हुई थी तालिबानों को, बल्कि तालिबान साइड पे खुद चले गए। तो आने दो इनको, फिलहाल हमारी कैपेसिटी नहीं है, जब जुड़ेगी बाद में इनको देख लिया जाएगा। और ये चीज अमेरिका को उस टाइम पे पता नहीं लग रही थी। तो इट इज नॉट डिफीट बट अ सस्टेन्ड ग्रज एंड मस्ट नेवर बी मिसकंस्ट्रक्टेड टू बी फॉरगेटन और फॉरगिवन। क्या होता है अफगान सोसाइटी के अंदर, ट्राइबल्स के अंदर क्या होता है, वो ये समझते हैं ये डिफीट नहीं है हमारी। वो कहते हैं बाद में इनके ऊपर गरजेंगे आके, बाद में पता चलेगा। ये हमने फॉरगिव नहीं किया है, फॉरगॉटन भी नहीं किया है। हमारे पास अभी कैपेसिटी नहीं है, तैयार करेंगे, वापस जाएंगे इनको लेने के लिए। सो द ट्राइब वेट्स एंड इट हैज द पेशेंस टू वेट फॉर इवन 1,000 years to gain capacity and ability to once again acquire the objective they lost. This is the culture of tribal societies. This is the trait of tribal societies. This is the psyche of tribal societies. 1,000 साल तक भी वेट कर सकता है जो ट्रेड होता है, ट्राइब होता है। समझ आ रही है? 1,000 साल तक वेट कर सकता है। क्यों? क्योंकि उनकी ट्राइबल आइडेंटिटी इतनी होती है कि उनके बच्चों को पता होता, बता के जाते हैं बच्चों को, हम मर रहे हैं, हमारा बदला लेना है तुम लोगों ने। वो अपने बच्चों को बता के जाते हैं, बदला लेना है आप लोगों ने। अभी कैपेसिटी नहीं है, साइड पे हो जाओ, बदला जरूर लेना है। ये चीज अमेरिकन से नहीं समझ रहे थे उस टाइम पे। और अमेरिका को लॉलीपॉप देने वाले कौन थे? नदरन अलायंस वाले थे। वो दोनों इनको वैसे ही अंधा किया हुआ था। उस टाइम पे इनको बड़ी बड़ी विक्ट्रीज मिल रही थी, और विक्ट्रीज में ये कह रहे थे बस ठीक है भाई, हम जीतते जा रहे हैं। बट नो, वो कहते हैं ना वहां पे, वो कहते हैं ना, तुम्हारा तो दिन आया है, हमारा तो पता नहीं क्या कोई एक शहर जमाना आएगा। तो तालिबान ये सोच रहे थे कि हमारा तो जमाना आना है, अभी आनो दो इनको। वो कहते हैं आजा बालमा, तेरा इंतजार है। दैट वाज द सेम सिचुएशन। ओके। एंड ये एक मेन रीजन था जिसको आपने समझना है, ठीक है, साइकोलॉजिकल कॉज वाला। ऑलराइट गाइस, तो ये तालिबानों ने इसको बड़ा आला एक्सपायर किया जाके, इसको जो है वो यूज किया, और बाद में ये गोरिल्ला वारफेयर के अंदर चले गए, और गोरिल्ला वारफेयर करके इनको बड़ा परेशान करके, टेरिटरी से ये वाकिफ नहीं थे, मिलिट्री में ये लैक कर रहे थे, पॉलिटिकल डिसीजन इनके पास यही थी, और सेम वाज द सिचुएशन कि इनको साइकी से भी ये नावाकुफ थे। तालिबान छुप गए, साइड पे हो गए, कैपेसिटी जमा की, इधर से इनके हालात भी बड़े टाइट हो रहे थे। फिर तालिबान ने कहा कि चलो भाई अभी मौका है, आ जाओ। 10 साल तक वेट किया उन्होंने, सुकून से बैठे रहे, देखा, और देखने के बाद दोबारा वापस आए, उन्होंने ऑफेंसिव स्टार्ट किया आगे। व्हाट गाइस, दैट्स अ साइकोलॉजिकल एंड कल्चरल रीजन जिसको तालिबानों को दूर दूर तक पता नहीं था, और ये चीज उनके गले में पड़ी आके। क्लियर है गाइस? यहाँ तक साइकोलॉजिकल रीजंस क्लियर है? एंड देन देयर कम्स करप्शन। रही कहीं कसर करप्शन ने छोड़ दी इनकी, ठीक है। और करप्शन किस टाइप की? बड़ी हैवी करप्शन। क्या थी? कि ड्रग ट्रेड डेवलप्ड अंडर द नोज ऑफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंट फोर्स, जिसको आईएसएफ कहते हैं, अप टू 80 बिलियन एनुअली। अमेरिका पैसे देता था आईएसएफ को, वहां पे इसने कुछ फोर्स दी हुई थी जो सस्टेन करती थी सबको, उसमें अफगानीज भी शामिल थे, दूसरे भी होते थे। तो ये क्या करती थी, अमेरिका उनको 80 बिलियन एनुअली देता था, और वो सारे पैसे इधर के उधर चले जाते थे, एक्चुअल मॉडर्नाइजेशन पे लगते ही नहीं थे। क्लियर है गाइस? हाँ, जिंदाबाद भी जिंदाबाद, क्या बात है चयान, ठीक है। एंड देन तालिबान वर सरेंडर्ड बाय दिस रिसोर्स बाय दिस ड्रग मनी। तालिबानों ने इसका बड़ा खूब फायदा उठाया। इसका तालिबान ही फायदा, क्योंकि उसके आर्मी के अंदर तो तालिबान ही बैठे होते थे, और ये जो ड्रग मनी इन्होंने की, ये तालिबान भी इससे पूरा पूरा फायदा उठाते थे, तालिबान भी लेते थे इससे, ठीक है।
सो दे करप्शन इन गवर्नमेंट, करप्शन के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर करप्शन थी। आपने देखा नहीं अभी जब ये अशरफ गनी निकला था, कितने पैसे लेके निकला था, ये सारे रखे हुए थे इसने। दैट वाज वन, ये एक बंदा था। आप सोचें कैबिनेट में कितने लोगों ने इतना फायदा उठाया होगा। अमेरिका खुश था कि हम पैसे दे रहे हैं, चलो यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन होगी, ये होगी वो होगी, पीछे जनाब उसकी पार्टियां उड़ाई जा रही थी। सो लॉस्ट पीपल ट्रस्ट इन द गवर्नमेंट। तो करप्शन की वजह से आपको गवर्नमेंट की ओनरशिप ही नहीं मिली, और जब ओनरशिप आपको गवर्नमेंट में नहीं मिली तो आप काबुल तक महदूद थे, उसके बाहर तो आप जा ही नहीं सके। अवाम आप एतबार करने के लिए तैयार ही नहीं थी। इसके बारे में अगर आपने रिपोर्ट पढ़नी है तो 2021 में रिपोर्ट आई है, जिसको हम सिगार रिपोर्ट कहते हैं। सिगार रिपोर्ट क्या है, मैं भेजूंगा आपको, कि स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल फॉर अफगानिस्तान रिकंस्ट्रक्शन, सिगार रिपोर्ट है। वो हर साल रिपोर्ट देते हैं, सेनेट के अंदर पेश करते हैं कि भाई हमने जितने पैसे दिए हैं आईएसएफ को, उन्हें कितने खर्च किए हैं। और उसको देखें, उसका जो करप्शन रिपोर्ट है 2021 के अंदर, वो कहते हैं 494 मिलियन पैसे जो हैं वो क्वेश्चनड हैं। कहाँ गए पैसे, नहीं लगाए गए जिसके मकसद के लिए दिए थे हम लोगों ने। उनकी कोई डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं है, उनकी कोई कंप्लायंस उसको नहीं किया गया, उसके रूल्स रेगुलेशन के अंदर जिक्र ही नहीं है पैसों का, पता नहीं कहाँ गए। कुछ तालिबान ले गए, कुछ जो है अशरफ गनी ले गया, कुछ नदरन अलायंस वाले ले गए, ये सारी बंदरबांट आपस में हो गई। दैट वाज अ सीन ऑफ करप्शन इन अफगानिस्तान। दैट वाज द मेन रीजन कि जिसकी वजह से अवाम का करप्शन, अवाम का कॉन्फिडेंस आप लूज कर गए। जब अवाम का कॉन्फिडेंस आप लूज कर गए तो अल्टीमेटली फिर आपको सपोर्ट तो होनी नहीं थी। दैट वाज द मेन रीजन ऑफ यूएसए डिफीट इन अफगानिस्तान। इसी तरीके से कुछ मिसलिनियस रीजंस भी हैं जिसमें अमेरिका से बहुत ज्यादा चवलें मारी गई। उसके क्या था, सीधी सी बात थी भाई, आपसे जो भी काम नहीं होता है, आपके पास आपका दोस्त पाकिस्तान बैठा हुआ है, आप उस पर इल्जाम लगा लो। हमला हुआ, पाकिस्तान ने करवाया। आईएसएफ खुद कुछ भी नहीं कर सका था। ठीक है, आईएसएफ खुद कुछ नहीं कर सकता था। जो भी आईएसएफ से वो होती थी, कैलकुलेशन होती थी, सीधा इल्जाम पाकिस्तान पे डालो भाई, ये पाकिस्तान से हो रहा है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फील नहीं करनी, रियलाइज नहीं करनी है। Then the Taliban have signed 3 billion worth of contracts with the Chinese. Why would the Taliban need space in Pakistan? जब ये पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया जाता था तो भाई चाइनीज के साथ तालिबानों ने $3 बिलियन की जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जाके, जब वो लड़ रहे थे, यानी उनको चाइना सपोर्ट कर रहा था उस टाइम पे। इवन इनके लिए नजदीक क्या था, पाकिस्तान ये सब कुछ करवा रहा है। तो दैट वाज द रीजन। एंड देन ब्रिंगिंग इंडिया इनटू अफगानिस्तान, और एक चावल इनसे और लगी, इंडिया को भी वो अफगानिस्तान के अंदर लेके आ गए। दैट वाज द मेन रीजन कि भाई इंडिया का क्या काम है यहाँ पे। आपने रॉ के आउटफिट्स करार करा यहाँ पे, टीटीपी को आपने यहाँ पे ब्रिंग अप कराया, तो आपने पाकिस्तान से भी अपने कॉन्फिडेंस को लूज किया, आपने इंडिया को साथ ला के आपने चाइनीज से भी साइड पे हो गए। तो तालिबानों को तो मौका मिल गया और हमें भी जस्टिफिकेशन मिल गई इस चीज करने के लिए। ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट, ये बड़ी स्ट्रेटेजिक और डिप्लोमेटिक इनके विथड्रॉज रहे हैं। So resisting Pakistan's attempt to border fencing when they charge against Pakistan was cross border movement। भाई आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द चले जाते हैं, तो ठीक है भी हम फेंस कर रहे हैं। जब पाकिस्तान ने कहा कि भी हम फेंस कर रहे हैं, यही ये तो इन्होंने मुखालफत कर दी वहां पे जाके, इन्होंने हमें सपोर्ट ही नहीं किया फेंसिंग के ऊपर। आप कह रहे हैं यहाँ पे आ जाते तो हमें सपोर्ट करें, ये भी नहीं किया इन लोगों ने। तो इंस्टेटिंग दैट पाकिस्तान कीप द मिलियंस ऑफ अफगान रिफ्यूजीज, whereas Pakistan has been continuously complaining of the security problems because of it। और इल्जाम पाकिस्तान पे लगाया कि भाई पाकिस्तान को कहा कि आप ज्यादा से ज्यादा रिफ्यूजीज रखें वहां पे अफगानिस्तान से जो निकल रहे हैं। पाकिस्तान ने कहा भाई हम कब तक रख सकते हैं, हमारे अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। बट देन उन्होंने कहा कि नहीं, पाकिस्तान ने रखना है। तो पाकिस्तान से भी वो आहिस्ते आहिस्ते डू मोर का काम करते रहे। और इसी के साथ ही रही की कसर इन्होंने सी पैक के ऊपर गुजारी आके 2014 में जब सी पैक हुआ, उन्होंने कहा कि भाई सी पैक डिस्प्यूटेड टेरिटरी से गुजर रहा है। तो फिर भी हम पागल थे उनका साथ देते ज्यादा हद तक। तो ये वो चीजें थी जो उस टाइम पे जरूरत नहीं कहने की, एंड अमेरिका ब्रॉट इट अप। यानी फेंसिंग क्यों नहीं करने दे रहे आप, इंडिया को लाने की क्या जरूरत है भी पाकिस्तान के अंदर, सीपैक को कंट्रोवर्शियल बनाने की क्या जरूरत है उस टाइम पे, जब आपकी पहले सिचुएशन ऐसी रही हुई है। तो ये भी वो रीजंस थे जिसने एक्सटर्नली तौर पे अमेरिकन को वहां पे डिफीट करने के अंदर बड़ा रोल प्ले किया। ये वो रीजंस थे जो 5 मेन थे, जो ये लोग प्रोवाइड करते हैं, जो कहते हैं कि अमेरिका की वाकई मिलिट्री और पॉलिटिकली डिफीट हुई है। ये वो लोग हैं जो बिलीव करते हैं। यहां तक गाइस चीजें क्लियर हैं आपकी, ये आर्ग्यूमेंट आपको समझ आ गया कि वो स्कूल ऑफ थॉट जो बिलीव करता है अमेरिका वाकई शिकस्त हुई है, क्लियर है यहां तक। तो अभी दूसरे आर्गुमेंट के ऊपर चलते हैं।
गुड हो गया यार। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं? क्या ख्याल है, बोर हो रहे हैं आप लोग? नहीं होना चाहिए यार बोर, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज चल रही है ना? ओके। सो ओके, अभी ये सर के जवाब आ रहे हैं, मुझे पता नहीं है बोर होने के ऊपर यस आ रहा है या ये समझ आने के ऊपर यस आ रहा है। ठीक है। ओके गुड। ओके दादा, थैंक यू। सो नाउ लेट्स डिस्कस इन अदर आर्ग्यूमेंट। और वो आर्ग्यूमेंट कौन सा है? वो आर्ग्यूमेंट है कि भाई यूएसए स्ट्रेटेजिक प्लान और इट इज अ आउटकम ऑफ अ डील। अभी ये आर्ग्यूमेंट चल रहा है भाई। ये वो स्कूल ऑफ थॉट हैं जो हैं कहते हैं कि नहीं, ये जानबूझ के चीजें हुई हैं। और ये थैंक यू जवाहर, थैंक यू ऑल गाइस। बोर नहीं होने दूंगा इंशाल्लाह आप लोगों को, आप नई चीज सीख के जाएंगे इंशाल्लाह। तो यूएसए स्ट्रेटेजिक प्लान्स जो हैं, यूएसए के स्ट्रेटेजिक प्लान्स की अगर बात करें तो वो कहते हैं भाई जानबूझ के बातें की गई हैं, सारे ड्रामे हैं। तो कैसे? वो कहते हैं इसलिए अमेरिका ने तालिबानों के साथ डील की है इस रीजन के अंदर, वही हेजमोनी वाला कंट्रोल, कि क्या किया जा सके, चाइना को कंटेन किया जा सके। और चाइना को आप कैसे कंटेन कर सकते हैं? चाइना को कंटेन करने के दो ही तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप चाइना के नेबर में अपने फेवरेट लोग लेके आ जाएं। एक फेवरेट लोग आपके इंडियंस बैठे हुए हैं, दूसरे तरफ आपके फेवरेट लोग तालिबानों को लेके आ जाएं। पाकिस्तान तो आपके हाथ से चला गया, हम तो उनका साथ देने को रहे, हम तो चाइनीज कैंप में चले गए मोरल लेस। तो अब उनके पास एक और फोर्स चाहिए थी, और फोर्स कहाँ थे? वो तालिबान थी, जिसको ये लेके आ गए। क्यों लेके आ गए? चाइना को वहीं पे कंटेन किया जा सके, और एरिया में क्या है, इनस्टेबिलिटी क्रिएट की जा सके। जितनी ज्यादा इनस्टेबिलिटी क्रिएट होगी चाइना के लिए, इतनी ज्यादा वल्नरेबिलिटीज क्रिएट होंगी, और साथ में सी पैक को भी डैमेज किया जा सके। अभी तो आपको ये पॉइंट नजर आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू देम। अगर इनसे पूछे ना इस स्कूल ऑफ थॉट के, भाई अभी तो ऐसे नजर आ रहा है जैसे तालिबान तो उनके मुखालिफ हैं, तो वो कहते हैं भाई रुकें जरा, सब्र करें, आगे पता चलता है आप लोगों को। बिकॉज जो जिसे कहते हैं ना, आपका बैकबोन जो है अमेरिका का तालिबानों का, वो अभी भी अमेरिका के पास है। रिमोट कंट्रोल अभी भी अमेरिका के पास है तालिबानों का, और उन्होंने जानबूझ के इनको यहाँ पे छोड़ा है। एक रीजन क्या है? चाइना को कंटेन करने के लिए। दूसरा, तालिबान एंड यूएसए हैव अ म्यूचुअल डील। वो कहते हैं इन्होंने म्यूचुअल डील की है आपस में। कैसे? कि तालिबान विल रिमेन डिपेंडेंट ऑन यूएसए इकोनॉमिकली। और ये हकीकत है, जिनको मैं कल पढ़ाऊंगा आप लोगों को। जब तालिबानों की इंटरनल बातें करेंगे तो वो उनको डिपेंड रहेंगे वहां पे, और अमेरिका को पता है वो हमारे ऊपर डिपेंड रहेंगे। तो वो कुत्ते और हड्डी वाला काम होगा, जितनी ज्यादा हड्डी भेजेंगे कुत्ता उतना आपके पास आएगा। अमेरिका से ये सोच के इनके साथ जो है, और तालिबानों को भी पता है ये मसाइल हमें पेश होने हैं। तो दे विल नीड फाइनेंस, और फाइनेंस आपको आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक देगी। तो मीन्स अ विन विन सिचुएशन एज अ पार्ट ऑफ डील। वो कहते हैं ये विन विन। अमेरिकन ने तालिबानों को भी टाइम दिया फेस सेविंग का, कि भाई हम जीत गए, और अमेरिका को साइड पे कर दिया। और अमेरिका अपना स्ट्रेटेजिक गोल्स भी इससे अचीव करके आ गया। कैसे विन विन सिचुएशन है? कि तालिबान विल फॉलो सर्टेन रूल्स गिवन बाय यूएसए, जैसे कि वेन एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन, फंडामेंटल राइट्स। अभी तालिबान, आपको ये तालिबान नजर नहीं आएंगे जो आपको अभी नजर आ रहे हैं, जो 90s में होते थे। अभी ये बड़े बड़े इनलाइटेंड से तालिबानों का नाम दिया जाएगा इनको। और ये कोई फंडामेंटल राइट्स के ऊपर भी बात करेंगे, ये कोई बड़े पढ़े लिखे और इस तरीके से भी चीजें आएंगी। क्यों? क्योंकि इनको क्या करना है, इनको ये करना है ठीक है, इनको ये कर नहीं, देखे ना राबिया आप समझे इसको। ऑकस जो था वो तो एक और साइड थी, वो तो मिलिट्री साइड थी ना, वो तो एक ओशनिक साइड थी। वो तो आप मेरी टाइम में उनको काउंटर कर रहे हैं। और ये जो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं आपको लैंड लॉक तरीके से, आपको बाय रोड आपको काउंटर करें चाइना को। तो इसलिए इसके पास लेके आए हैं। ठीक है। और ये ह्यूमन राइट्स वायोलेशन कम होगी, फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे, एजुकेशन की, तालिबान ये करेंगे बात। लेकिन तालिबान को फेस सेविंग चाहिए, और अमेरिका ने इनको ये फेस सेविंग दी है। ये डील का ये पार्ट ऑफ डी, दिस इज द पार्ट ऑफ डील अकॉर्डिंग टू दैट स्कूल ऑफ थॉट। तो ये सारी चीजें म्यूचुअल चलेंगी, और ये कुछ अपनी बातें करेंगे, अमेरिका इनको पैसे दे देगा, ये उनकी बातें मान लेंगे। अल्टीमेटली रीजंस क्या होगा कि तालिबानों को एक फेंस के तौर पे यूज किया जाएगा अगेंस्ट किसके? जो है चाइना के। और ये एक और सी पैक के खिलाफ इसको यूज किया जा सकता है, आगे चल के पाकिस्तान के खिलाफ यूज किया जा सकता है। ये स्कूल ऑफ थॉट कहता है। ठीक है, इनका ये आर्ग्यूमेंट है। इसी तरीके से एक और बड़ा आला आर्ग्यूमेंट ये देते हैं, बड़ा वैलिड आर्ग्यूमेंट है। और वो ये देते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक पार्ट का हिस्सा है, लिहाजा अमेरिका इतना पागल नहीं है कि तालिबानों को फुल इंडिपेंडेंट छोड़ के जाए। तो अमेरिका ने एक और शोशा छोड़ा है, और वो शोशा क्या छोड़ा है? आईएस या दाइश। ठीक है। इराक स्टेट ऑफ इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया।
दाइश जिसको नाम देते हैं, ये खुरासान के अंदर जो अफगानिस्तान का प्रोविंस है उसमें बड़ा वो कर रही है। तो इनको अमेरिका ने जानबूझ के ये एट अ टाइम चाइना को भी काउंटर करने के लिए उन्होंने इस फोर्स को छोड़ा है, और इसी तरीके से इसने तालिबानों को भी काउंटर करने के लिए छोड़ा है। कि कल को तालिबान अगर हमारे हाथ से निकल जाएं, ये आर्गुमेंट देते हैं, अगर कल को तालिबान हमारे हाथ से निकल रहे हैं तो आईएसआईएस एज अ एक ऑप्शन के तौर पे हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है, ताकि वो अगर एक तो आईएस डायरेक्टली चाइना को भी काउंटर करेगी, चल के रीजन को इनस्टेबिलिटी भी क्रिएट करेगी, पाकिस्तान को भी नुकसान पहुंचाएगी जैसे सीपेक को नुकसान होगा। और अगर तालिबान कर को हमारे हाथ से डील से साइड पे जाते हैं तो उनके काउंटर करने के लिए भी हम उनको इंस्टिगेट करते रहेंगे, उनको याद दहानी करते रहेंगे कि भाई देखो आपके मुकाबले में काउंटर फोर्स खड़ी हुई है। इसको मैं कल डिटेल से भी आपको पढ़ाऊंगा कि तालिबानों को मसाइल क्या है पेश आने में। सो यूएसए कैन यूज आईएसएस फॉर रीजन्स वल्नरेबिलिटी अगेंस्ट चाइना, पाकिस्तान एंड ईरान। एट अ टाइम ईरान के खिलाफ भी यूज करेगा, शिया के खिलाफ, और एट अ टाइम पाकिस्तान के खिलाफ भी यूज करेगा जो कि कर रहा है, और चाइना के खिलाफ भी यूज करेगा, और सिमिलटेनियसली ये किसको खिलाफ यूज करेगा, तालिबानों के खिलाफ भी यूज करेगा अगर उसको माजी में मुस्तकबिल में कभी जरूरत पड़ती है। तो एक तीर से चार शिकार कर रहा है वो। ये बिलीव, ये आर्गुमेंट इनका है भाई। ये जो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है, कहते हैं स्ट्रेटेजिक प्लान का हिस्सा है अमेरिका का जाना। अमेरिका गया तो है पीछे, ये माइंस बिछा के गया है पूरी, और इसका नतीजा आप आगे देखेंगे। ये बिलीव रखते हैं। पहले एक आर्गुमेंट और था, ये आर्गुमेंट और है, और इनके बिलीव ये हैं, इनके आर्गुमेंट्स ये हैं इसके नतीजे में। ठीक है गाइस, क्लियर है यहाँ पर? ओके, तो अभी तीसरे आर्गुमेंट के ऊपर चलते हैं जो दोनों को बीच में लेके चलता है, जो मीडियोकर रोल प्ले करता है, जो ये भी बिलीव नहीं करता कि भी कंप्लीटली यूएसए को डिफीट हुई है, जो ये भी नहीं बिलीव करता कि ये कंप्लीटली यूएसए का स्ट्रेटेजिक प्लान है। ये मीडियोकर्स हैं जो रोल प्ले करते हैं, और ये क्या करते हैं, इनका मेन बिलीव ये है कि मिलिटरली अमेरिका लॉस कर गया है, पॉलिटिकली अमेरिका विन कर गया है। फॉर अ टाइम बीइंग अमेरिका को मिलिटरली लॉस हुआ है, डिफीट हुई है, बट फॉर अ लॉन्ग टर्म पॉलिटिकली अमेरिका को फायदा हुआ है इससे। और ये दोनों के आर्ग्यूमेंट्स लेते हैं। डिफीट में वो उनके आर्ग्यूमेंट्स लेके आते हैं, और स्ट्रेटेजिक प्लान में या पॉलिटिकल विन के ऊपर लेके आते हैं। मींस अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने एक दूसरा साइगोन इंसिडेंट से बचने की कोशिश की। साइगोन इंसिडेंट क्या है? साइगोन इंसिडेंट बेसिकली 1975 के अंदर यही सेम हालत हुई थी। अमेरिका ने वियतनाम के अंदर वॉर स्टार्ट की थी, उसमें अमेरिका को शिकस्त हुई। साइगोन वियतनाम का उस टाइम पे कैपिटल था, जहां पे अमेरिका भागने पे मजबूर हुआ था, जैसे यहाँ से काबुल से भागने पे मजबूर हुआ था। तो दैट वाज द रीजन, इसको साइगोन इंसिडेंट भी कहा जाता है। ठीक है, इसको अफगानिस्तान भी कहा जाता है। तो काबुल और साइगोन को मिलाया जाता है। तो वो कहते हैं कि अमेरिका को पता था उनको मिलिटरली और पॉलिटिकली डिफीट हो रही है, इस वजह से उसने ये कहा कि भाई जल्दी से भागो, ऐसा ना हो कि अफगानिस्तान के साथ भी वही हालत हो हमारे साथ जो कि साइगोन में हुई थी, जो कि वियतनाम के अंदर हुई थी। तो उससे बचने के लिए इन्होंने क्या किया है, इन्होंने, ताकि वो चीज रिपीट ना हो, वो चीज रिपीट ना हो, इस वजह से इन्होंने क्या किया है, इस वजह से इन्होंने अफगानिस्तान से जल्दी निकलने की कोशिश की है, ताकि अपनी वो हेजमनी, अपना वो भरम बचा सकें कि जो उन्होंने किया था। सैगून वाला इंसिडेंट दोबारा, सैगून वाला क्या इंसिडेंट है बताता हूँ आगे, तस्वीर दिखाता हूँ आपको। सो इसने क्या किया है, बेसिकली दे बिलीव के दे हैव कैमोफ्लेज्ड मिलिटरी डिफीट विद पॉलिटिकल सेटलमेंट विद द तालिबान। इन्होंने कैमोफ्लेज किया है, असल में इनको पता था कि उनको मिलिटरी डिफीट होने वाली है, तो दुनिया को ये नहीं दिखाना चाहते थे कि भाई हमें मिलिट्री डिफीट हो रही है, इसलिए इन्होंने कहा कि भाई जल्दी से इनके साथ पॉलिटिकल सेटलमेंट करो, ताकि दुनिया को ये बता सके, देखें भाई हम डील करके जा रहे हैं, एक विन विन सिचुएशन क्रिएट हो जाए दोनों पार्टीज के लिए, तालिबान भी जीत जाए, और ये भी दुनिया को सब पता ना चले कि भाई तालिबानों ने हमें मार के भगाया है जैसे साइगून में हुआ था, और दुनिया को ये भी ना पता चला कि अमेरिका झुक गया है तालिबानों के सामने। तो ये तीसरा आर्गुमेंट है जो दिए जाते हैं। तो यूएसए इंटरनल प्रेशर भी इसमें रोल प्ले करता है, ये बिलीव करते हैं कि यूएसए में एक बड़ा टफ सिस्टम है, जहाँ पे आपका चेक एंड बैलेंस का सिस्टम होता है, प्रेसिडेंट आज़ाद नहीं होता डिसीजन लेने में, और प्रेसिडेंट आज़ाद होता भी है। तो इंटरनल प्रेशर बहुत ज्यादा थे अमेरिका के ऊपर, जिसको अभी तुबा ने एक नाम भी दिया था जिसको मैं पढ़ाता हूँ, जिसको कहते हैं इंपीरियल ओवर स्ट्रेचिंग। इंपीरियल ओवर स्ट्रेचिंग का मतलब ये होता है, इंपीरियल ओवर स्ट्रेचिंग का मतलब ये होता है गाइस कि जिसमें एक स्टेट है जो बाहर कब्जा कर रही है, ठीक है, जब वो कब्जा करती है तो उसके अंदर मसला क्या होता है कि
घर के हालात उसके ठीक होते नहीं है, बाहर ज्यादा से ज्यादा अखराजात कर रही होती है। तो अल्टीमेट मकसद क्या होता है? अल्टीमेट मकसद ये होता है कि वो तबाही के किनारे पे आ जाती है। तो इस वजह से इसको इंपीरियल ओवर स्ट्रेचिंग कहते हैं, कि यानी आप बाहर इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, कंट्री के हालात आपके बहुत बुरे होते हैं। जैसे यूएसएसआर था, इंपीरियल ओवर स्ट्रेचिंग हुई, टूट गया। तो शायद अमेरिका ये बिलीव रखते हैं, अमेरिका की सिचुएशन भी ऐसी हो रही थी। इकोनॉमिक हालात अमेरिका के बहुत बुरे होते जा रहे थे, डोमेस्टिक हालात अमेरिका के बहुत बुरे होते जा रहे थे, पोलराइजेशन अमेरिका में क्रिएट हो रही थी, इकोनॉमिक हालात वहां पे बुरे थे। तो इस वजह से अमेरिकन ने ये सोचा कि इतना खर्च जो कर रहे हैं हम वहां जाके अफगानिस्तान के ऊपर, भाड़ में जाए यार, छोड़ो उसको, वापस आओ अमेरिका पे खर्च करो आके। इसको वो इंपीरियल ओवर स्ट्रेचिंग कहते हैं। तो वहां पे ट्रंप ने ये डिसीजन लिया, बड़ी ब्रेव डिसीजन था, उन्होंने लिया। और उसने कहा कि भाई हमने निकलना, हमने नहीं रहना है यहाँ पे। और पॉपुलर सपोर्ट भी उसको हासिल थी, लोग भी चाह रहे थे निकले वहां से। तो इस वजह से अमेरिका को वहां से निकलना पड़ा है। क्योंकि वो निकल रहा था तो उसने कहा चलो जाते जाते एक पॉलिटिकल सेटलमेंट करके जाते हैं, ताकि ज्यादा मसाइल क्रिएट न करने पड़ जाए। ठीक है गाइस, ये तीसरा आर्ग्यूमेंट है जो कि आपको मिलता है, ये दोनों का ब्लेंड है जो आपको मिलता है। ठीक है, ये देखें, ये सागोन जो है इंसिडेंट जब हुआ था, सैगोन एक वो था, कैपिटल था वियतनाम का। ये आखिरी हेलीकॉप्टर है जो कि वहां पे आ रहा था। ये खुद वही लोग थे जो ऊपर जा रहे थे, बड़ा ये वीडियो भी है अभी, अब यूट्यूब में देखेंगे। तो इनको बाकायदा इस सीढ़ी को फेंक दिया गया था इस तरफ। ये जो भी यहाँ पे वियतनामीज बैठे हुए थे जिन्होंने अमेरिका को सपोर्ट किया, उनका खाया, उनको पिया, उनको पनाह दी, उनको हेल्प आउट की, अमेरिका ने ऐसे किया, ऐसे ही फेंका इसको, और ये हेलीकॉप्टर लेके चला गया। इसको कहते हैं सैगून इंसिडेंट। ठीक है, और ये अमेरिका यहाँ से भागा था। अमेरिका को पता था कि वियतनामीज यहाँ पे पहुंच रहे थे, ये लास्ट हेलीकॉप्टर था, ये कोई सेटलमेंट का हिस्सा नहीं था। ये वियतनामीज इनको मारते मारते यहाँ तक पहुंचे थे, और जल्दी जल्दी यहाँ से भाग रहे थे ये। ठीक है, और इसको कंपेयर किया गया था उस टाइम पे इस पिक्चर के साथ। ये पिक्चर 2021 की है। उनका अपाची जो है वो काबुल के ऊपर उड़ रहा था। ये सैगून की है जो कि 75 के ऊपर हुआ था। मोरलेस दोनों सेम चीजें हैं, बट डिफरेंस ये है कि यहाँ पे पॉलिटिकल सेटलमेंट थी, सुकून से जा रहे थे, और यहाँ पे बड़े हैपेजर्ड जा रहे थे कि कहीं अफगान जो वियतनामीज है वो हमें पहुंच ना पाए। तो तीसरा आर्ग्यूमेंट ये दिया जाता है जो आपको इस तस्वीर के अंदर बहुत ही वाजे नजर आ रहा है। क्या ख्याल है गाइस, क्लियरिटी है यहाँ तक? इज इट क्लियर? आपको समझ आ गई कि क्या रीजंस थे अमेरिका के विदड्रॉ के, अमेरिका की डिफीट के, तालिबानों की ट्रिम्फ के, तालिबानों की विक्ट्री के इन अफगानिस्तान? और तीन आर्गुमेंट से, उनके सब आर्गुमेंट से जो हमने थॉरली जिसको डिस्कस किया, एंड आई होप आपको समझ भी आई होगी। अभी थोड़ा सा ये इसको है, लास्ट टॉपिक है, इसको डिस्कस करते हैं। और उससे पहले मुझे ये बता दें कि आपको समझ आइए, ताकि मुझे पता चले आप लोग जिंदा भी हैं, जावेदा भी हैं, मुझे सुन भी रहे हैं। क्या ख्याल है गाइस, क्लैरिटी है यहाँ तक? शुड बी प्रोसीड? सारे मुझे रिस्पॉन्ड कर दें, शाबाश। ओके जी, ठीक है, राबी आपको क्लियर है, पूनम आपको क्लियर है, अली, जहांगीर वेरी गुड, शाबाश। ओके बुशरा वेरी गुड, बिनिश आपको भी पता है, गुड। अहमद, राबिया वेरी गुड, क्या बात है भाई, जिंदाबाद भाई, शाबाश। इनामुल्लाह गुड। ओके, जवार वेरी गुड। ओके, सो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट जो है उसको समझ आ गया, बल्कि सबको समझ आ गई है ना, इशू नहीं है। जनाब आपको भी है, क्या बात है, सैफुल्लाह आपको है, क्या बात है भाई। हाँ माँ बे। ओके वकार तस्वीर। सो गाइस चलें जी, अभी जरा आपको एक बहुत ही और टॉपिक डिस्कस करते हैं, एंड दैट इज कंपैरिजन ऑफ यूएसए विदड्रॉल विद सोवियत विदड्रॉल फ्रॉम द अफगानिस्तान। दोनों में क्या कंपैरिजन है? यहाँ पे जनाब यूएसए जा रहा है, यहाँ पे 89 के अंदर यूएसएसआर जा रहा है, दोनों भागे हैं। तो दोनों के भागने में कुछ सिमिलरिटीज भी हैं और कुछ डिससिमिलरिटीज भी हैं। अभी इन्हीं सिमिलरिटीज और इन्हीं डिससिमिलरिटीज को हम डिस्कस करते हैं कि क्या हैं। और ये आपको इस पे लिटरेचर बहुत ही कम मिलेगा इसके ऊपर। ठीक है, बहुत ही कम मिलेगा, रेयरली मिलेगा। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस पे बहुत ही अच्छा एक कंप्रिहेंसिव व्यू दे दूं, ताकि आपको कोई भी इशू ना रहे इसके अंदर। तो लेट्स डिस्कस कि दोनों में क्या कंपैरिजन था। दोनों भागे थे, बट भागने का अंदाज किसका अच्छा था। ठीक है, इसको जरा देखते हैं। सिमिलरिटीज के ऊपर सबसे पहले चलते हैं, ठीक है। ओके गाइस, सो सिमिलरिटीज की जब हम बात करते हैं तो यूएसए विदड्रॉल
और यूएसए विदड्रॉल में सिमिलरिटीज कौन सी हैं, दोनों में एक यकसानियत कौन सी है? नंबर 1, बोथ आर दी फॉर्मल विदड्रॉल, दोनों फॉर्मली विदड्रॉल हुए थे। यूएसएसआर भी फॉर्मली विदड्रॉल हुआ 89 में, 21 के अंदर ये भी फॉर्मली हुआ। यूएसएसआर ने क्या किया था, उसने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखी जिसको जेनेवा अकॉर्ड कहते हैं 1989 के अंदर। ठीक है, इसको हम देखते हैं। और ये जनाब आपको नजर आती हैं। यार किसी का मैक जो है वो ऑन हो गया, इसको जरा प्लीज क्लोज कर दें। सईद आपका मैक ऑन है, इसको क्लोज करें, शाबाश। ठीक है, ओके। तो देन क्या दोनों का, यानी इसने 89 में क्या जेनेवा कार्ड साइन किया, उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस थी, फॉर्मल विथड्रॉल था। और एक रीजन ये था, एक सिमिलरिटी। दूसरी क्या थी कि पाकिस्तान का पिवटल रोल था यूएसएसआर विथड्रॉल के अंदर भी, और आगे देखेंगे यूएसए विथड्रॉल के अंदर भी। और यूएसएसआर विथड्रॉल के अंदर भी जो तालिबान थी वो यूएसएसआर के अगेंस्ट मेन पार्टी थे, और इस डील के अंदर भी यही चीज थी। एंड देन स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव जो यूएसएसआर के थे वो वार्म वाटर तक रीच आउट करना चाहता था, तो उसके भी स्ट्रेटेजिक गोल थे अफगानिस्तान में आने के। यूएसए के भी स्ट्रेटेजिक गोल्स हैं। वो भी फॉर्मल एग्रीमेंट हुआ था, ये भी फॉर्मल एग्रीमेंट है। उसमें भी पाकिस्तान का इंपॉर्टेंट रोल था, इसमें भी पाकिस्तान का इंपॉर्टेंट रोल है। उसमें भी पाकिस्तान एक मेन तालिबान एक मेन पार्टी थे यूएसएसआर के खिलाफ, इसमें भी ये मेन पार्टी है इसके खिलाफ। ठीक है गाइस, तो यूएसएसआर की जो विदड्रॉल था उसमें तो ये चीजें थी, और यही सेम चीजें आपको यूएसए के विदड्रॉल के अंदर भी मिलती है सिमिलरिटी में। कैसे कि ये भी एक फॉर्मल डील है, यूएसए तालिबान डील 2020 जिसे कहते हैं, या दोहा डील भी कहते हैं 2020, फॉर्मल डील है, सबको पता है, सारी चीजें हैं। इसी तरीके से इसमें भी पाकिस्तान का रोल पिवटल रहा है हमेशा से, मीडिएट पाकिस्तान ने कराया है, उस टाइम पे भी और इस टाइम पे भी। इसमें भी तालिबान मेजर पार्टी रहे, वहां से कौन था, अमेरिका था, और यहाँ पे तालिबान थे, दोनों ही थे, गवर्नमेंट को उन्होंने बीच में रखा ही नहीं। और इसी तरीके से स्ट्रेटेजिक गोल्स यूएसए के भी थे, और मैंने डिटेल से बताया थे कौन से थे। कीप ऑन आई ऑन पाकिस्तान, चाइना एंड ईरान, दोनों को, तीनों के ऊपर नजर रखने के लिए यहाँ पे ये चीज की गई थी। ठीक है गाइस, तो ये इसकी चीजें बनती हैं। ओके गाइस, ठीक है गाइस, तो ये क्या था, ये यूएसए का विथड्रॉल था। देखें आपको सिमिलरिटीज नजर आ रही हैं। फॉर्मल जो है डील है, तालिबान उसमें पार्टी है, पाकिस्तान का मेन रोल है उसके अंदर, और दोनों के स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स थे जो वहां पे आए थे। क्लियर है गाइस, यहां तक इनकी थी सिमिलरिटीज। अभी जरा आ जाते हैं डिससिमिलरिटीज के ऊपर, कि दोनों में डिससिमिलरिटीज क्या है, दोनों में डिफरेंट चीजें क्या चल रही हैं। ठीक है, ठीक है गाइस, तो अभी जरा आते हैं डिससिमिलरिटीज के ऊपर, क्या डिससिमिलरिटीज हैं। यूएसएसआर विदड्रॉ और यूएसए के विदड्रॉ में कुछ डिससिमिलरिटीज भी हैं, कंट्रास्ट भी है दोनों में। कौन सा है? नंबर 1, अफगानिस्तान के अंदर जो वर्ल्ड ऑर्डर यूएसएसआर इंपोज करना चाहता था, दैट वाज बेस्ड ऑन कम्युनिस्ट वर्ल्ड ऑर्डर, एंड दैट वाज द पार्ट ऑफ कोल्ड वॉर, एंड वर्ल्ड एट दैट टाइम वाज अ बाइपोलर। तो जब यूएसएसआर आया तो उस टाइम पे बाइपोलरिटी थी, कोल्ड वॉर का माहौल था, और वो कम्युनिस्ट वर्ल्ड ऑर्डर को वहां पे इंपोज करना चाहता था। इसी तरीके से सेकेंडली, जब यूएसएसआर का विदड्रॉल हुआ था, उसमें जो नेबर्स थे दे वर नॉट विलिंग। चाइना, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ईरान, इवन पाकिस्तान, बाद में हमें भी मसले थे, हम एग्री नहीं थे कि इतना हेस्टी विदड्रॉल किया जाए। मैं कहता हमें पता था हमारे ऊपर रेफ्यूजीज का मसला पड़ेगा, तो उस टाइम पे नेबर्स एग्री नहीं थे कि इतनी जल्दी यूएसएसआर का विदड्रॉल हो और इतना हेस्टी विदड्रॉल हो, दे वर नॉट रेडी। ठीक है, एक चीज ये थी उसमें। थर्डली, जैसे ही विदड्रॉल हुआ उसके बाद एक ब्रूटल वॉर इरप्ट हुई थी अफगानिस्तान के अंदर, और वहां के जो डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स थे, वॉर लॉर्ड्स थे, वो आपस में पावर शेयरिंग के ऊपर लड़ना शुरू हो गए थे, जिसमें मिलियंस ऑफ पीपल मारे गए थे, हजारों की तादाद में लोग मारे गए थे अफगानिस्तान के अंदर। सिविल वॉर इरप्ट हुई थी, ठीक है, यूएसएसआर विदड्रॉल के अंदर। और उस विदड्रॉल के बाद बहुत ही ज्यादा रिफ्यूजीज इन्फ्लेक्स हुआ था, और ये रिफ्यूजीज इन्फ्लेक्स जो था, ओके गाइस, ठीक है, तो उसमें एक रिफ्यूजीज जो था वो इन्फ्लेक्स हुआ उस टाइम, और बड़ा हैवी रिफ्यूजीज इन्फ्लेक्स हुआ था। ठीक है, उस टाइम के अंदर, यानी न फकत रिफ्यूजीज पाकिस्तान में बहुत ज्यादा आए, ईरान में भी बहुत ज्यादा गए थे, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान में भी बहुत ज्यादा गए थे।
तो ये भी उस टाइम पे एक यूनिक फिनोमेना था। इसी तरीके से तालिबान नेवर कंट्रोल्ड कंप्लीट पाकिस्तान, ओ सॉरी अफगानिस्तान। उन्होंने कंप्लीटली अफगानिस्तान को कंट्रोल नहीं किया था यूएसए विदड्रॉल के अंदर। एक तरफ से नदरन अलायंस वाले फिर भी रहे थे, और ये पंजशीर जो आप कह रहे हैं ना अभी आजकल बड़ी मीडिया में चली हुई थी, वहां पे कभी कब्जा नहीं किया था। मजार शरीफ का एरिया था जहां पे कभी कब्जा नहीं किया था तालिबानों ने, वहां पे नदरन अलायंस का इन्फ्लुएंस रहा था यूएसए विदड्रॉल के बाद। बट यही चीज जब हम यूएसए विदड्रॉल के पास लेके जाते हैं तो वो आपको इसमें डिसिमिलरिटी जो है वो नजर आती है। और वो क्या है, दैट इज यूएसए विदड्रॉल के अंदर देखते हैं तो वो टोटली आपको अपोजिट नजर आती है। कैसे? नंबर वन, यूएसए का लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर देने की उसने कोशिश की, लिबरल डेमोक्रेसी की कोशिश की, और उसने इंटरवीन किया अफगानिस्तान के अंदर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर। उसने कहा कि भाई ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन हो रही है, वुमेन्स को राइट्स नहीं है, दहशतगर्दी है, यहाँ पे वॉर एंड टेरर है, और हम लिबरल डेमोक्रेसी को देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसके बेस पर उन्होंने विथड्रॉ किया। एंड देन नेबर्स इसमें विलिंग थे, सारे नेबर्स ऑन द बोर्ड थे। पाकिस्तान भी चाहता था, चाइना भी चाहता था, ईरान भी चाहता था, रशिया भी चाहता था कि भाई निकलें, सारे एग्री थे और सारे विलिंग थे, उसमें नहीं थे। कोई सिविल वॉर नहीं हुई इसके बाद, जितना स्पेकुलेट किया जा रहा था। अगर 90s के सिविल वॉर को आप देखते हैं तो आपके होश ठिकाने आ जाएंगे, उनके जरा फैक्ट फिगर देखिएगा जाके, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। देन तालिबान गेंड कंप्लीट कंट्रोल रैपिडली। इसके अंदर तालिबानों ने कंप्लीट कंट्रोल लिया है उसका, कंप्लीट कंट्रोल इन अ सेंस के मजार शरीफ के ऊपर भी हमला कर लिया इन्होंने, कब्जे में कर लिया, पंशीर को भी तालिबानों ने अपने साइड पे कर लिया, नदरन अलायंस को इन्होंने मार के भगाया, उनका बंदा भाग गया यहाँ से। यानी कंप्लीट जो तालिबान है वो अभी जो अफगानिस्तान है वो तालिबानों के कंट्रोल में है। देयर इज अ यूनिक फिनोमेना एंड देयर इज नो रिफ्यूजीज इनफ्लक्स। नहीं हुआ है इतना जितना हम सोच रहे थे, जिन्हें स्पेकुलेट किया जा रहा था, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। और पाकिस्तान ने इसके अंदर एक फैसिलिटेटर का रोल प्ले किया है इस सारी सिचुएशन के अंदर। तो ये वो विथड्रॉल था जो आपको विथड्रॉल डिफरेंस नजर आता है फ्रॉम यूएसएसआर। तो इनमें सिमिलरिटीज भी हैं और इनमें डिससिमिलरिटीज भी हैं। ठीक है गाइज, तो ये आज का जनाब आपकी डिस्कशन थी, जिसको आपने सुना और आपने समझा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे